जी को चरण वंदना। गुरु जी की प्यारी प्यारी लवली एंड डिवाइन संगत को मेरा सादर प्रणाम। ये तीन शब्द मैंने संगत के लिए इस्तेमाल किए, प्यारी प्यारी लवली एंड डिवाइन संगत। इंसानी रूप में हमारे लिए गुरु की खोज करना मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल। ना तो आप यकीन मानिए हमारे में इतना समर्थ है, ना शक्ति है, ना बल है और ना ही बुद्धि है कि हम गुरु की खोज कर सकें। अगर आज हम इस गुरु परिवार से जुड़े हैं तो सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु महाराज की मेहरबानी से। उनकी मर्ज़ी होती है तो तभी आप उनके दरबार में पहुंच पाते हैं, अदरवाइज़ इट इज़ नॉट पॉसिबल। मैं भी गुरु जी के दरबार में, और एक चीज़ ये भी है कि जो भी इस दरबार से जुड़ा है वो अपनी खुशी से जुड़ा है। किसी से कोई ज़बरदस्ती गुरु जी ने नहीं की, अपनी खुशियों से जुड़े हैं। और हमारी खुशियाँ क्या हैं? किसी को बिजनेस चाहिए, किसी को बच्चा चाहिए, किसी को बिल्डिंग चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए। तो हर किसी की कोई ना कोई इच्छा जो है वो उसको इस दरबार में लेके आती है। और जब आपकी वो इच्छा पूरी हो जाती है तो वो फेथ में कन्वर्ट हो जाती है। और जब फेथ में कन्वर्ट हो जाती है तो फिर लव हो जाता है, प्यार हो जाता है। जैसे है ना, आप अगर कहीं पे आप गए, आपका काम हो गया तो आपको उस जगह से प्यार हो जाता है। और जब प्यार होता है तो फिर मिरेकल्स होते हैं, सॉरी नॉट मिरेकल्स, फिर ब्लेसिंग्स होती हैं। मेरे गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं। तो रियल मायने में आप जो भी इस दरबार में जुड़ा है, किसी ना किसी इच्छा से, किसी ना किसी, या तो कोई बीमारी से, या कोई अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर कोई मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हैं उनमें हम अपनी खुशी ढूंढते हैं, उसमें हमें खुशी मिलती है। दैट इज़ नॉट दी हैप्पीनेस। वो कहते हैं ना, बाणी में लिखा हुआ है, आनंद पया मेरी माए सतगुरु में पाया। सो द रियल हैप्पीनेस, द रियल प्लेजर इज ओनली व्हेन यू गेट गुरु जी, गुरु इन योर लाइफ। और हमने शुरू से ही बचपन से एक दोहा कबीर का सुना था, गुरु गोबिंद दोनों खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोबिंद दिए मिलाए। गुरु ऐसे हैं जो आपको गोबिंद से मिलवा सकते हैं, लेकिन गुरु से कौन मिलाता है? गुरु तो गोबिंद से मिलाते हैं, तो गुरु से आपको कौन मिलवाता है? फिर गुरु से आपको आपकी भाव भक्ति, ये कहते हैं हमारे ज़रूर पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, जिसे इस जन्म में हमें ऐसे गुरु महाराज मिले हैं। तो आपकी भाव भक्ति जो है ईश्वर को इतना प्रसन्न करने के बाद मजबूर कर देती है कि आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मिलाएं, किसी ऐसे गुरु से मिलाएं। कोई ना कोई कारण बन जाता है जो ईश्वर है आपकी भक्ति देखकर, भक्ति भाव देखकर आपको गुरु से मिलवाता है। और जब भी आप किसी प्रॉब्लम में, किसी इच्छा के साथ होते हैं तो आपको गुरु के दर्शन होते हैं। एक ऐसी प्रॉब्लम में मैं भी 1999 में गुरु जी की शरण में आया था। मेरे ब्रदर के साथ एक कोर्ट केस हो गया था। तो हमें एक आंटी, जेथरा आंटी हैं, डॉक्टर जेथरा आंटी और जेथरा अंकल हैं, उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि अगर आप गुरु में विश्वास करते हैं तो हमारे एक गुरु हैं, आप चलिए उनके पास, आपकी प्रॉब्लम का समाधान आपको मिल जाएगा। तो हम तो प्रॉब्लम में थे, तो इमीडिएटली जैसे ही उन्होंने कहा, मैंने कहा भी ठीक है, हम शाम को चलेंगे। उन्होंने कहा जी आप शाम को हमें इस जगह पे मिल लीजिएगा, हम आपको ले चलेंगे। तो उसी डेजिग्नेटेड जगह के ऊपर शाम को हमें मिले, हमें ले गए अपनी गाड़ी के अंदर। मैं था, मेरी सिस्टर थी, क्योंकि डॉक्टर जेथरा के अंडर मेरी सिस्टर काम करती थी, तो उन्हीं के थ्रू डॉक्टर जेथरा से मुलाकात हुई थी। तो रास्ते में गाड़ी में गुरु जी के सत्संग सुनते गए
और उन्होंने कहा कि हम ऐसा है कि जैसे गुरुजी को अंदर माथा टेकेंगे आप हमारे पीछे रहिएगा। तो हमने कहा ठीक है। एम्पायर स्टेट में हम पहुंच गए शाम को। तो वो गुरुजी को माथा टेकने, जैसे वो हमारे से आगे थे, मैं पीछे था, और जैसे ही उन्होंने माथा टेका और माथा टेक के हटे तो उन्होंने गुरुजी को इशारा कर दिया, ऐसे कहने का मतलब है कि ये हमारे साथ हैं। तो गुरुजी ने हमारा इंटरव्यू लिया। की ना है तेरा? मैंने अपना नाम बताया। की करदा है तू? मैं कहा जी मैं अशोका होटल इंजीनियर हैगा। कित्थे रहिंदे हो? तो मैंने बताया। वो मनचंदा कित्थे होंदा है? तो मनचंदा वाज द जनरल मैनेजर ऑफ अशोक होटल, ए वेरी पावरफुल पर्सन। तो मैंने कहा जी वो हमारे जीएम हैं। तो उन्होंने कहीं गुरुजी याद कर रहे सी। मैं कहा ठीक है, और फिर इशारा किया कि बैठ जाओ। मेरी प्रॉब्लम नहीं सुनी, कुछ सुना नहीं, और मैं भी बैठ गया विद एंग्जाइटी कि मैं गुरुजी को बताऊं कि मेरे को क्या प्रॉब्लम क्या है। उस दिन हमने वहाँ प्रसाद दिया, लंगर किया, और लंगर के बाद ये होता था कि आप आज्ञा लीजिए और जाइए। तो जैसे ही मैं गुरुजी को माथा टेका आज्ञा लेने के लिए, तो गुरुजी ने हाथ से ऐसे इशारा किया। फिर उन्होंने नहीं सुना, मैं बोलना चाहता था। तो उन दिनों गुरुजी 7 दिन एम्पायर स्टेट में होते थे, और हम अगले दिन शाम को फिर गुरुजी के यहाँ पहुँच गए। और मैं कुछ कहने की अगर कोशिश करूँ तो गुरुजी ये कह के, जैसे आगे लेने के वक्त कुछ बोलना चाहूँ मैं, तो गुरुजी अपना यही शॉर्ट वर्ड में कहते थे, कई दा नहीं होता, तो फिर बिठा देते। फिर मैंने आंटी को बोला जिसके थ्रू हम गए थे कि आंटी ये कैसे होगा, हमें गुरुजी ने सुना ही नहीं, हमारी बात ही नहीं सुनी, तो कैसे होगा? तो कहने गुरुजी को सब मालूम है, आपको कुछ नहीं है, वो सब वो करेंगे। इन्हीं कुछ दिनों के बाद एक अंकल थे, उनकी बेटी की शादी थी। तो उन्होंने गुरुजी से कहा कि हम ऐसे शादी करना चाहते हैं किसी होटल में, तो आप बताइए। तो गुरुजी ने इशारा मेरी तरफ किया, ए अशोका होटल बैठा ना, इन्हों गल कर लो। तो अंकल मेरे पास आए, तो मेरे से बात की। मैंने कहा ऐसा है कि अब ये लंगर प्रसाद हो जाता है, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो उसके बाद बात की, मैंने उनको बता दिया कि आप कल आप आ जाइएगा, मैं आपको अशोका होटल में जो भी हो सकेगा मेरे से मैं करवा दूँगा। तो वो उन्होंने सुन लिया। उसके बाद मैंने जब गुरुजी से आज्ञा लेना चाहिए तो गुरुजी ने कहा भी हाँ उन्होंने गल कर दी है, तो अंकल नाल दस देता है कितना डिस्काउंट देगा तू? तो मैंने कहा जी हाँ गुरुजी। अब वो उसके बाद हम लोग हर रोज़ जाते, क्योंकि हम प्रॉब्लम में थे, और गुरुजी मेरे को जिसको भी इशारा करते कहते ये अशोका होटल है, डिस्काउंट नहीं देता। तो मैंने कहा गुरुजी को एक दिन कह दिया, मैंने कहा गुरुजी मेरे को जितना मिलता है ना, मैं उससे 5% आपको फालतू दूंगा अपनी तरफ से। महाशिव को मैं 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा हूँ। पल्यूटेड माइंड था, दिमाग तो उस टाइम तो था नहीं। हमने तो समझा था कि ये संत बाबा हैं, ये तो कभी सोचा भी नहीं था कि भगवान का रूप है या भगवान है। और शायद वो पर्दा उन्होंने नहीं डाल रखा था। तो मेरे मन में बड़ा है, मैंने कहा अब तो गुरुजी शायद खुश हैं मेरे से, तो डिस्काउंट मांग रहे हैं, तो मैं इनको डिस्काउंट दे ही दूँगा, अपनी प्रॉब्लम तो हल कराऊँ मैं। तो मैंने कहा गुरुजी मैं 5% अपनी तरफ से दूंगा। अच्छा ठीक है। तो खैर वो बातचीत हो गई। उन दिनों जब कोर्ट केस चल रहा था, तो मेरी जो ड्यूटी है वो जल प्रसाद पे होती थी। तो उसी दौरान जो उस केस में इन्वॉल्व थे वो भी हमें वहीं गुरुजी के दरबार में नज़र आने लगे, और फिर जिस कोर्ट में केस था वो जज भी वहाँ पे आना शुरू हुआ। तो हम लोग थोड़ा डर गए कि शायद हम लोग ज़्यादा फंस ना जाएं, क्योंकि इन लोगों को अदरवाइज़ क्या पता है कि हम गुरुजी के यहाँ जाते हैं। एनीवे, सुबह मैं जब कोर्ट में जाता था तो कोर्ट की मर्यादा के हिसाब से मुझे माथा टेकना पड़ता था जज के, तब अंदर एंटर कर सकते थे। और शाम को जब वो जज गुरुजी के यहाँ आती थी, मेरी जल प्रसाद पे ड्यूटी होती थी, और मैं जल प्रसाद उनको पकड़ाता था, तो मेरे को ऐसे करती थी। ये गुरु महाराज की मेहरबानी थी। 5 महीने के बाद सडनली जब हम एक दिन गुरुजी के बैठे थे, गुरु ने कहा चलो अशोका होटल कल्याण हो गया, चलो अशोका होटल कल्याण हो गया। तो हम लोग ने लंगर किया, उसके बाद इजाज़त दी। नेक्स्ट डे डेट थी कोर्ट की, और नेक्स्ट डे दी केस वाज डिसाइडेड इन आवर फेवर विद ए वेरी माइनर पेनल्टी, जो कि बहुत ज़्यादा हो सकती थी। और ये गुरुजी की मेहरबानी हम पे हुई, उन्होंने मेहर की। और वो दिन है और आज का दिन है, 21 साल हो गए। ना तो मुझे वो लोग वहाँ नज़र आए, और ना ही वो जज नज़र आई जो
उस समय केस में इन्वॉल्व थी, जिसने फैसला दिया। ये सब गुरु जी की मेहर थी, गुरु जी की काया थी, गुरु जी की माया थी जो उन्होंने रची थी। किसको किस तरीके से ब्लेस करना है ये गुरु जी को मालूम है। तो खैर ये तो एक सत्संग था। ये सत्संग मेरा कई बार संगत ने सुना होगा। संगत जी आप बिलीव करिए, सत्संग जो है ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स जो हम पर हुई हैं उसको अपने संगियों के साथ शेयर करना उसे सत्संग कहते हैं। एंड इट इज़ 1-to-1 ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी। इसके ऊपर किसी तरीके की प्रतिक्रिया देना या एनालाइज करना शायद ठीक नहीं रहेगा, और ना ही इसे इट शुड बी कंसिडर्ड एज ए प्रिस्क्रिप्शन फॉर एनी ऑफ योर प्रॉब्लम और ए remedial measure for your problems. It is my Guru's blessings which is purely on 1-to-1 basis and which is again जो हमारी प्रारब्ध होती है उसके हिसाब से ही गुरु जी। वो कहते हैं ना, कई बार तो गुरु जी ने संगत आई तो उनको कह दिया जाता रहा कल्याण की था, उसी दिन ही कल्याण हो गया। और कईयों को 6-6 महीने आते रहते थे तो कल्याण नहीं होता था, और कईयों को साल तक कल्याण नहीं होता था। तो ये जो कहते हैं गुरु जी मेरे दरबार में जो मेरी शरण में आ जाता है उसके 90% कर्म जो है मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, 10% उसे भुगतने पड़ते हैं। और 10% भी वो गुरु जी फैसिलिटेट करवा देते हैं। अगर हाथी जितनी प्रॉब्लम है आपकी तो उसको चींटी जितनी करके उस प्रॉब्लम को निकाल देते हैं। सिर्फ हमारा विश्वास, फेथ कितना है ये उस पर डिपेंड करता है। और ये 10% में जो सपोज़ मेरी कोई प्रॉब्लम है या मेरी कोई होप है, इच्छा है, उसे अगर 5 महीने का टाइम लगना है तो गुरु जी ने वो 5 महीने लिए, 5 महीने बाद ही मेरी प्रॉब्लम को हल किया उन्होंने। और हम तो पॉल्यूटेड माइंड है ना, तो अंदर मन ही मन सोचते रहे कि गुरु जी को यार 5% डिस्काउंट दे दिया तो 5 महीने लग गए, मैं 3% देता तो शायद 3 महीने प्रॉब्लम हल हो जाती। तो दिस वाज द पॉल्यूटेड माइंड, मीन्स माइंड के अंदर क्या क्या आता है हमारे ये नहीं जानते। तो संगत जी जितने भी सत्संग हैं ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। आज वर्ल्ड में देखिए 120 से ज़्यादा सिटीज़ के अंदर गुरु जी का सत्संग होता है, मोर देन 25 कंट्रीज एंड 5 कॉन्टिनेंट्स। और इतनी संगत बढ़ गई है। जब हम गुरु जी से मिले थे तो तब संगत 200-250 के करीब होती थी एम्पायर स्टेट के अंदर, जो कि वो नीचे ऊपर जगह पे दरबार में पूरी आ जाती थी। लेकिन अब जो देखिए संगत मिलियंस एंड मल्टी मिलियंस ऑल ओवर दी वर्ल्ड, और उसमें 95 रादर आई विल से 98% संगत ऐसी है जो गुरु जी से मिली नहीं है, जिन्होंने गुरु जी का मंदिर नहीं देखा है, मंदिर विजिट नहीं किया है, बट जुड़ रहे हैं, कल्याण हो रहा है। कैसे हो रहा है? ये गुरु जी के सत्संग ब्लेस करने का तरीका है। गुरु जी आपके ड्रीम में आते हैं, आप ये सत्संग सुनते हैं, उसके लिए किसी के लिए क्या मैसेज होता है, उससे किस पे प्रभाव पड़ता है, ये आपके भाव पे डिपेंड करता है कि आपका कितना फेथ है, कितने भाव हैं गुरु के लिए। तो जब भी आप कोई सत्संग सुने, रिपीटेडली सुने, मेरी कितनी संगत ने ये सत्संग सुना होगा, पहले भी सुना होगा, इसमें ये कोई कहानी नहीं है। दिस इज़ नॉट एनी स्टोरी और एनी कथा और एनी नाटकीय रूपांतर नहीं है जिसका मैं आपके सामने कर रहा हूँ। इसमें गुरु की महिमा को खोजने की कोशिश करिए कि गुरु की कितनी महिमा है, गुरु किस हद तक आपके ऊपर कल्याण कर सकते हैं। हमने देखा अब ड्यूरिंग दिस पैंडमिक 1000 and 1000 ऑफ सत्संग हमने सुने, और उस संगत से सुने जो उस समय हमारे टाइम के ऊपर आज से 20-21 साल पहले गुरु जी के पास आती थी। हमें तब नहीं मालूम था, हम सिर्फ उनकी शक्ल से उनको पहचानते थे, लेकिन अब उनके सत्संग सुनते हैं इसके ऊपर, जूम के ऊपर, और हम ये कहते हैं कि यार ये तो संगत हमारे टाइम पे भी आती थी, और इनकी इतनी ब्लेसिंग्स गुरु जी ने की हैं। आई मीन अमेजिंग सत्संग, अमेजिंग ब्लेसिंग्स गुरु जी की। तो गुरु जी भगवान है, ये तो हमें सिर्फ गुरु जी जब साकार उससे निराकार रूप में हो गए तभी जाके पता चला। तब तक तो हम यही कहते थे कि बाबा संत हैं, हम अपनी प्रॉब्लम के लिए आए हैं, अगर हल होगी तो ठीक है, नहीं तो नहीं अगले द्वारे में किसी और बाबा के पास। यही तो सोच के साथ चले थे। लेकिन जब इस दरबार में आ गए, और जो भी इस दरबार में आया है, जिस लेवल पे आया है, उस लेवल से वो नीचे नहीं हुआ है जब गुरु जी की शरण में आ गया। अगर ऊपर नहीं उठा है, ऊपर नहीं उठा तो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल। आज अगर लाखों की संगत है, करोड़ों की संगत है, किसी को भी आप खड़ा कर दें तो उनके मुंह से जो गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, सत्संग जो हैं, आपको सुनने को मिल जाएंगे। तो ये मेरे गुरु महाराज की कृपा है, ब्लेसिंग्स हैं। और ये तो था गुरु जी ने हमें जब एक नरक से निकाला, उसके बाद तो पीछे मुड़ के हमने नहीं देखा। गुरु जी ने फिर वो
वो फ्लाई किया जिसको बोलते हैं ना, मैं मिरेकल्स पहले उसको बोल गया था, बट दीज आर रियल ब्लेसिंग्स जो गुरु जी ने दी। मेरे बेटे को जोशियों ने कह दिया था कि तेरी किस्मत में बाहर जाना नहीं है। गुरु जी ने उसको यूएस भेजा एमएस करने के लिए 2006 में, 2006 में जब वो एमएस करने के लिए गया तो 2008 में उसने एमएस कर ली इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। और 2008 में यूएस में बहुत रिसेशन आ गया, वहाँ से लोगों को निकालना शुरू कर दिया, जॉब्स थी नहीं। मैं और मेरी वाइफ दोनों वी आर एम्प्लॉइज़, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, तो हमने यहाँ से पैसा कुछ उसको भेजना शुरू किया कि ठीक है तू वहाँ पे सर्वाइव तो करना जब तक जॉब नहीं मिलती। बट जॉब्स थी नहीं, वहाँ से लोगों को निकाल रहे थे। एंड ही इज़ आल्सो डेडिकेटेड टू गुरु जी, वो मेरे से भी ज़्यादा है। न्यूयॉर्क में अपने घर पे सत्संग गुरु जी का करता है। तो उस दौरान उसको 3 जॉब्स मिली, जबकि लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा था। और उसके लिए सिलेक्शन करना मुश्किल होगा कि कौन सा सिलेक्शन करूँ, मैं ये लूँ या वो लूँ। तो एक दिन ऐसे ही गुरु जी को बोलता है, गुरु जी आप मेरे को ना इस कंपनी से एक लेटर दिलवा दो, जॉब बेशक मत दिलवाना। तो रात को गुरु जी सपने में आते हैं तो उसको वो एक स्लिप दे देते हैं। तो सुबह मेरे को फ़ोन करता है, पापा गुरु जी का रात को ड्रीम्स में आए थे। दिस इज़ वन ऑफ द वे ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी, ड्रीम्स में आते हैं आपको। या अदर वेज कि अगर आप सपोज कोई भजन चल रहे हैं तो उसमें किसी के लिए क्या मैसेज है, दैट इज़ आल्सो द ब्लेसिंग्स। गुरु जी का स्वरूप तो ब्लेसिंग्स है ही है। तो रात को वो सपने में आए थे, मेरे को एक स्लिप दे गए हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है EQUITY, इक्विटी, एंड नीचे $, सो मच। कहने लगा मुझे समझ नहीं आई कि क्या मतलब क्या है इसका। अच्छा, वो मेरे से छुपा गया कि मैंने गुरुजी को इंटरव्यू के लिए वो लेटर मांगा था इस कंपनी से, वो उसे मेरे को नहीं बताया। तो मैंने बोला ठीक है बेटे, गुरुओं का दिया हुआ अच्छा होता है, कुछ लिए तो नहीं गए, दे गए हैं ना, तो ठीक है। वो 5-6 महीने तक उसका उस कंपनी में इंटरव्यू चलता रहा। आफ्टर 6 मंथ जब उसका शॉर्ट लिस्टिंग हो गया 3 कैंडिडेट्स के अंदर, ही वॉज वन ऑफ द कैंडिडेट, तो मेरे को फ़ोन करता है, पापा ऐसा है कि मेरा इस कंपनी में शॉर्ट लिस्टिंग हो गया है। और तब भी उसने ये नहीं बताया गुरुजी से मैंने ये इंटरव्यू के लिए मांगा हुआ था ना, वो भी उसको छुपा गया। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। कहता मेरा 3 में शॉर्ट लिस्टिंग हो गया पर जॉब मेरे को नहीं मिलेगी। मैंने बोला क्यों? कहता उनकी क्वालिफिकेशन को मैं फुलफिल नहीं करता हूँ। क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट वाज MBA फाइनेंस एंड आई एम MS बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। तो मैंने बोला तेरे को कितने कैंडिडेट थे? कहने का 45। और मैंने कहा कितने शॉर्ट लिस्ट हुए? बोले 3। तो मैंने कहा तेरे को अभी समझ नहीं आती गुरुजी की ब्लेसिंग्स। बोले पापा आप तो पूरी एक्टिव हो जाते हो, आपको जब मेरी क्वालिफिकेशन ही उसको सूट नहीं करती, उनके अकॉर्डिंगली नहीं है। तो मैंने बोला भी आपको फिर बुलाया किस लिए था? बोले कंपनी की बायोमेडिकल फर्म्स के अंदर इन्वेस्टमेंट, दैट वाज द ओनली रिलेशन माय क्वालिफिकेशन हैड विद दैट इंटरव्यू एंड बाय चांस आई हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड। नो, आई सेड नो, करेक्ट योरसेल्फ, इट इज़ नॉट बाय चांस, इट इज़ बाई चॉइस यू हैव बीन सिलेक्टेड। बोले पापा फिर आप प्रोएक्टिव हो जाते जब उनकी क्वालिफिकेशन। आई सेड ओके। अगले दिन प्री फाइनल इंटरव्यू था, 2 बच्चे MBA फाइनेंस के थे, एक ये MS बायोमेडिकल इंजीनियरिंग था। एंड ही टेलीफोन में, पापा वो एक MBA फाइनेंस जो है वो उड़ गया है, ही इज़ आउट नाउ, द कंपटीशन इज बिटवीन MBA फाइनेंस एंड MS बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मी, but 110% the job is for that boy who's MBA finance, who is fulfilling the qualifications. I said ऐसा है देखो विकी बेटे, आप 2 पर्चियाँ डाल लो और वो गुरुजी के सामने रख दो। ये तरीका अक्सर हम लोग सुनते थे उस टाइम संगत के, जब हम जाते थे कि अगर आप डिसाइसिव नहीं हैं या आप गुरुजी से डायरेक्ट जवाब नहीं मिल रहा है तो आप पर्ची डाल लो और जो गुरुजी का डायरेक्शन होगी आपको पर्ची सही पर्ची से मिल जाएगी। तो मैंने कहा ऐसा करो तुम 2 पर्चियाँ डाल लो, गुरुजी के आगे डाल दो, एक पर्ची उठा लो और जो गुरुजी डायरेक्शन होगी वो तुम्हें नज़र आ जाएगी, मिल जाएगी। बोले नहीं पापा पर्ची गलत निकल आएगी। सी 99.9% फेथ इज़ देयर, फेथ डेवलप हो गया है, बट 0.1% शायद गुरु फैक्टर काम ना करे। और उसी 0.1% में हम ही सब घूम रहे हैं, सत्संग अटेंड करते हैं, यही सोच विचार के
शायद अपनी प्रॉब्लम के साथ तो गुरुजी के पास जा रहे हैं, पर गुरुजी को पता नहीं हो कि ना हो, ये भावना जो है एट बैक ऑफ द माइंड होती है ऑलवेज। गुरुजी ये तभी कहते थे जब आप मेरे दरबार में आते हो तो ये बैक ऑफ माइंड जो है ना, माइंड को खाली करके आओ और अपनी अकल वहीं छोड़ के आओ जहाँ आपने जोड़े उतारे हैं। क्योंकि अगर कैसेट ब्लैंक होगी तभी तो रिकॉर्डिंग होगी उसके ऊपर, अगर कैसेट ही भरी हुई है तो उसके ऊपर क्या रिकॉर्डिंग होगी। तो गुरुजी यही कहते थे। और हम लोग जो हैं पोल्यूटेड माइंड के साथ सब कुछ करते हुए भी, लेकिन फिर होता है कि 100% फेथ डेवलप नहीं हो जाता है। दैट इज़ रियली डिफिकल्ट एंड एवरीबॉडी इज़ ट्राइंग फॉर दैट। वही कहते हैं ना, अगर आपका सरेंडर 10% तो ब्लेसिंग 10%, सरेंडर 20% तो ब्लेसिंग 20%, सरेंडर 50% तो ब्लेसिंग 50%, और 100% तो गुरुजी भी कहते थे कि सरेंडर ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी गुरुजी, जब गुरुजी ने अपने शरण में ले लिया है, अपने दरबार में बिठा दिया है, तो लीव एवरीथिंग टू गुरुजी। गुरुजी आप काम करवाने के लिए मत जाइए गुरुजी के पास कि आप में नहीं काम। पहले हमारी भी ऐसी प्रवृत्ति होती थी, हम जाते थे नहीं गुरुजी से, हम ये कहेंगे जी आप ये मेरा काम नहीं हो रहा, ये काम करवा दीजिए। आप गुरुजी के पास जाएं कि गुरुजी मैं जो भी काम करूं उसमें मेरा साथ देना, अगर वो हो जाए तो गुरु कृपा और ना हो तो गुरु इच्छा। तो दोनों रूप में तो गुरु आपके साथ है, फिर आपको काहे की चिंता है। तो ये प्रवृत्ति बनाने के लिए गुरु कहते हैं मेरे दरबार में आओ, जो यहाँ भजन चलते हैं उनको सुनो, समझने की ज़रूरत नहीं है, सुनो और मेरे से कनेक्शन बनाने की कोशिश करो। गुरुजी ने जो दरबार बनाया ब्यूटीफुल बड़े मंदिर, ये गुरुजी का अपना कहना है कि 12 ज्योतिर्लिंगों का जितनी भी शक्ति है वो मैंने उस दरबार में डाली हुई है, उस हॉल में डाली हुई है। उसमें बैठ कर जो भी सत्संग सुनेगा, भजन सुनेगा और अपने को मेरे को सरेंडर करने की कोशिश करेगा, कोशिश करवाएंगे भी वही। ये 10%, 20%, 50%, 100% हमारी ये हमारे पैरामीटर्स हैं। उनके लिए तो अनलिमिटेड है, वो तो असीमित हैं। भगवान तो असीमित है, जिसको अगर हम मैयर कर लें तो फिर भगवान कहाँ हुए। वो तो असीमित है, उनकी जो शक्ति है, पावर है, दैट्स अनलिमिटेड। लेकिन माइंड इंसान का पोल्यूटेड है, उसी वो डाउटफुल है। तो बेटे ने इंटरव्यू जब उसका हुआ प्री फाइनल में, एक आउट हो गया और बाकी जो फाइनल था नेक्स्ट डे था, एंड शनिवार का दिन था। मेरे को टेलीफोन आता है 1 बजे, पापा आई एम सेलेक्टेड फॉर दैट पोस्ट। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। इट कुड हैव बीन पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ माई गुरु जी, नोबडी एल्स। एक अमेरिकन कंपनी जिसको मालूम है कि जिस चीज़ के लिए हमने एडवर्टाइज किया है MBA फाइनेंस, इस बच्चे की क्वालिफिकेशन नहीं है, इवन देन वी आर सेलेक्टिंग दैट बॉय, नॉट फॉर द ट्रेनिंग, नॉट फॉर गिविंग ए ट्रेनिंग टू दैट चाइल्ड, बट ओवर एंड अबव जो हाथ था वो मेरे गुरु का था, जो ब्लेसिंग जो थी मेरे गुरु की थी। तो उसको बोला कंपनी वालों ने, वरुण हमने तेरे को सिलेक्ट तो कर लिया है डिस्पाइट दैट वी डोंट हैव MBA फाइनेंस, बट यू हैव टू क्लियर 3 अकाउंट्स टेस्ट of the company, without which we cannot give you the permanency in the job. So those 3 tests every month, there will be 1 test, and you have to clear with 70 and above marks. Now these are the books, these are the course which we have to जिसमें से आपके टेस्ट होंगे। Go and good luck। वो बेचारा वो लेके आ गया, जो बुक्स उन्होंने दी, जो किताबों की पेटी दी। और अकाउंट्स का तो ABC इसने नहीं पढ़ा हुआ था, सिर्फ वो मैथमेटिक्स जो पढ़ा था कॉलेज के टाइम पे, वही उसकी क्वालिफिकेशन थी। बट देन विदाउट दैट टेस्ट ही कैन नॉट बी सर्टिफाइड एंड ही कैन नॉट बी अलाउड टू वर्क इन US इन दैट कैपेसिटी। तो कह लो पापा नौकरी तो 3 महीने की है, 3 महीने के बाद तो जानी है। तो मैंने बोला नहीं ऐसा है, गुरु जी यहाँ तक लेके आए ना तो आगे पहुँचाने के लिए लेके आए, भटकाने के लिए लेके नहीं आए। अगर आपको पहुँचाना नहीं होता तो वो यहाँ तक भी लेके नहीं आते। तो बेचारा मेरे को फिर वही कहता, पापा आप बड़े प्रोडक्टिव होते हो ये करने में। आई सेड ओके एनीवे, जस्ट आफ्टर 1 मंथ उसका पहला टेस्ट हुआ एंड ही गॉट 82 मार्क्स। सेकेंड मंथ ही गॉट 71 मार्क्स एंड थर्ड he got 72 marks. So he cleared that test and after 3 months he was permanent in that company where he worked for 2.5 years in the accounts capacity. From engineering to accounts, he shifted his field. मैंने उससे पूछा वरुण इसमें गुरुजी की क्या ब्लेसिंग्स हुई? तूने आप इंटरव्यू दिया और तेरा इंटरव्यू हुआ, 45 बच्चे थे, 3 बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए। बोले पापा गुरुजी का ये ब्लेसिंग्स है, मैं आपको बताता हूँ।
आई एम सिलेक्टेड एज ए इक्विटी रिसर्च एसोसिएट। संगत जी ध्यान से सुनिएगा, आई एम सिलेक्टेड एज इक्विटी रिसर्च एसोसिएट एंड पोस्टेड इन द इक्विटी डिपार्टमेंट एट सैलरी $, जो गुरुजी 6 महीने पहले स्लिप के ऊपर लिख के दे गए थे, EQUITY। दैट वाज दी गुरुजीज ब्लेसिंग्स। ऐसे हैं गुरु मेरे, गुरु महाराज। कहाँ कहाँ ब्लेसिंग्स, किस किस तरह की ब्लेसिंग्स इन्होंने। आप देखिए ना, हम सुनते हैं लोगों को जिंदगियां बांटी हैं, सालों के साल जिंदगी में बढ़ाए हैं, जिनके यूट्रस नहीं है उनको बच्चे दिए हैं, 8 महीने तक लड़की है, उसके बाद 9 महीने में लड़का हो गया। ऐसे ऐसे सत्संग हमने गुरु जी के सुने। उससे आप 0.1% क्यों छोड़ते हो उसके ऊपर फेथ को? वाई इट्स नॉट 100%, वाई इट्स 99.9%? इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल कि आप कितना विश्वास करते हैं, कितना वो करते हैं। एनीवे, he served in that company, and thereafter he changed the company, again going to the accounts field, and now he's director in one of the company there over business development in US. तो उसके बाद उसने ये शुक्राना करने के लिए घर में सत्संग रखा। He was staying at Times Square in New York, which is a very happening place. तो सत्संग करने के लिए इधर टेलीफोन करता है अपनी मम्मी को कि मम्मी वो कैसे बनाते हैं छोले और ये पनीर वो मुझे सत्संग करना है। तो उसने बोला भी कितनी संगत आएगी? तो उसने बताया कि अराउंड 45-50 के करीब संगत आएगी। तो इस मम्मी ने कहा भी तो ऐसे करना, इतना पनीर ले आना, इतने छोले ले आना, और इसमें ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना। बैचलर है, आप कभी सब्जी सुब्जी तो बनाई नहीं, किचन में तो काम किया ही नहीं। मैक्सिमम मैगी बना ली, अंडा बना लिया, चाय बना लिया, कॉफ़ी बना ली, इस तरह से ऊपर कोई नॉलेज थी नहीं। तो ऐसे करना, प्रसाद जो फुल्का प्रसाद है वो मत बनाना, तो कुलचे ले आना मार्केट से। वो बेचारा गया, कुलचे ले आया, 100 कुलचे ले आया, बाकी सामान भी ले आया और बनाना शुरू किया। फिर उसके दिमाग में आया कि नहीं, संगत को कुलचे नहीं खिलाने, क्योंकि गुरुजी भी इसके अगेंस्ट थे। जब वो जाते थे संगत के यहाँ, कभी कभी मोस्टली आर्मी ऑफिसर्स के यहाँ, तो वो वहाँ के अर्जली जो खाना बनाते थे तो आंटी को बोलते थे, आंटी खाना अपने आप बनाया करो, अपने हाथ में बनाया करो। क्योंकि जब आप खाना बनाते हैं और गुरुजी का नाम लेके, गुरुजी की ब्लेसिंग्स जो हैं उस खाने के अंदर होती हैं, और जिस चीज़ को भी वो प्रसाद मिलता है वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। और प्रसाद तो वैसे भी बांट के खाना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करके खाना चाहिए। तो वो बच्चा फिर गया मार्केट में, 5 किलो आटे की थैली लेके आया, चकला बेलना लेके आया। देखिए, जिस बच्चे ने कभी तक आटा नहीं गूंदा, तो वो सब तैयारी करके बैठा है कि कल सत्संग है संडे को, और उसने सैटरडे को 100 फुलके बनाए संगत जी। एक बच्चा, आप देखिए, अगले दिन सत्संग हुआ तो जब रात को सोया वो ये सब बना के कि सुबह संगत आएगी, तो रात को उसको सपने में कुछ खटखट सुनाई दी। तो वो उठ के किचन में जाता है। जैसे ही किचन में पहुंचता है तो उसको 3 बंदे जो हैं वो जो उसने लंगर बनाया है उसको खा रहे हैं हाथ डाल के पतीले में। तो इसने पूछा भी आप कौन हो? तो वो कहने लगी हम आपके पड़ोसी हैं। पड़ोसी हो? मैंने तो आपको कभी देखा नहीं, मैं 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ। बट ठीक है, पड़ोसी हो, आप अंदर कैसे आए? दरवाज़ा तो बंद था। तो आप ज़रूर किसी गलत इंटेंशन से आए हो। आप, वो कहने लगे नहीं जी, दरवाज़ा खुला तो हम इसी दरवाजे से ही आए हैं। तो इसने, ही इज़ लिटिल स्टाउट, तो इसने एक का हाथ पकड़ लिया कि यू शो मी, मुझे बताओ आप कौन से घर में रहते हो। तो कहा ठीक है जी। अब ये आगे आगे उसको लेके चल रहा है, और साथ वाले घर में जो 90 डिग्री के ऊपर था एक फ्लैट, वो भी दरवाज़ा खुला हुआ था। तो अंदर उसको ले गया, और पीछे 2 जो आ रहे थे उसको फॉलो कर रहे थे। जैसे ही वो दरवाजा अंदर घुसे कमरे के अंदर, तो द 3 मर्ज्ड इनटू 1 एंड इट बिकेम गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी टेस्ट करने आए थे जो उसने लंगर बनाया था। जो इसके मन में आशंका हो रही थी कि पता नहीं नमक ठीक है या ठीक बना है या नहीं बना है, पता नहीं कल संगत में मेरा हंसी ना हो, तो उसके माइंड में, उस माइंड को लेके वो सोया था। और गुरुजी ने आके उसको भोग लगाया। और अगले दिन जब संगत हुई वहाँ पे, तो संगत ने कहा कि वरुण, आज जो तेरे घर में हमने लंगर खाया है
इससे टेस्टी इतना लंगर प्रसाद पहले हमने कभी खाया। तो ये मेरे गुरु जी की मेहर है कि आप जब एक बार उनकी शरण में आ गए, अपने आप को उनके हवाले कर दिया, सरेंडर कर दिया, तो उसके बाद फिर गुरु महाराज की वो है, उनको फिर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। उनको सब मालूम है कि किसको क्या देना है, किसके लिए क्या। एक छोटा सा मैं सत्संग बताऊँगा। एक दिन एम्पायर स्टेट में बैठे हुए थे, तो गुरु जी मेरे को कहा, ओ तेरे को गड्डी है? तो मैंने कहा जी हाँ जी। कितने जाना है तू? मैं कहा जी मैं करोल बाग जाना है। अच्छा इनू मुंडे नाल ले जाएंगे। इशारा किया, एक लड़का था 6 साढ़े 6 फुट का, इनू मेरोली ड्रॉप कर दी। ऐसे ओके। मैंने जब लंगर प्रसाद ले लिया, आगे अली गुरु जी से उसको बोला भी आइए अंकल आइए आप हमारे से, तो उनको ले लिया साथ में। वो आगे बैठे गाड़ी में, और गाड़ी जैसे ही कुतुब मीनार की बैक साइड में पहुंची, जैसे उन दिनों उस समय, आज तो मेट्रो चल गई है, लेकिन उस टाइम काफ़ी जंगल था और काफ़ी डरावना जंगल था। हम जब उस जगह से निकलते थे तो डर सा लगता था, अकेले रात को 12-1 बजे करीब निकलते थे। तो जैसे ही उसके पीछे पहुंचे, एकदम गाड़ी जो थी वो धुआं निकलना शुरू हो गया और गाड़ी बंद हो गई। अब वो मेरे साथ जो अंकल जिनको मैं साथ लेके आया था, बोले कि अंकल कोई बॉटल या कोई डब्बा है, मैं पानी लेके आता हूँ। मैंने भाई पानी कहाँ से लाओगे इतने जंगल में? तो बोले नहीं कि अगर है डब्बा है आपकी गाड़ी में। तो मैंने कहा यार सुबह तो गाड़ी सर्विस होके आई है, गाड़ी तो बिल्कुल खाली है, डब्बा तो है नहीं। तो वो गाड़ी से वो आगे उतरा अगले दरवाजे से और जंगल की तरफ भागा, एंड विद इन सेकेंड्स ही ब्रॉट बिग डब्बा ऑफ वाटर, फुल ऑफ वाटर। मैंने कहा नहीं, बोले अंदर ही इसी सामने ही। तो गाड़ी में पानी डाला, थोड़ी देर वेट किया, उसके बाद रीस्टार्ट किया, गाड़ी रीस्टार्ट हो गई। हमने उनको बिठाया आगे, उससे मेरे ख्याल मुश्किल से 1 किलोमीटर पे ही उनको उतरना था, मेरोली के जो बस स्टॉप के ऊपर। मैंने उनको उतारा। तो गुरु महाराज को देखो पता था कि क्या प्रॉब्लम आने वाली है, मैंने बताया नहीं उनको, तो उन्होंने मेरे को उस अंकल के साथ डाल दिया। वो आज तक उस अंकल को मैंने नहीं देखा दोबारा वहाँ पे। तो ये सब गुरु जी की मेहर है। गुरु जी को कहते हैं ना, कई दा नहीं होता। गुरु जी के जो मुँह के जो शब्द हैं, ये वाकई इसे हम रियल ट्रू स्पिरिट में अगर इसको फॉलो करें तो हमें लाइफ में किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम आने से, खैर आनी तो है ही है, ये नहीं कि नहीं आनी है, प्रॉब्लम्स नहीं आनी है, इंसानी रूप है, इंसानी जीवन है, प्रॉब्लम्स आनी है, लेकिन आपके सिर के ऊपर गुरु का हाथ है, आपको वो फिसलने नहीं देगा, आपको संभाले रखेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो और कई बार मैं आप जाता हूँ संगत में, अंकल संगत जी, लोग ये कहते हैं कि आप तो बड़े भाग्यशाली हो, आप गुरु जी से मिले हो और आप काफ़ी फॉर्चुनेट हो। तो मैंने बोला भी ऐसा कुछ नहीं है, मैं गुरु जी से मिला हूँ, लेकिन ये आप सोचिए कि इसमें सीनियर और पुरानी और नई संगत का कोई वो नहीं है, कंसेप्ट मेरे को तो एटलीस्ट नहीं समझ आता। हो सकता है मैं पुराना मिला हूँ, आपसे पहले मिल रहा हूँ गुरु जी से, लेकिन किस जन्म से आप गुरु जी से जुड़े हुए ये गुरु जी को मालूम है। हो सकता है आप पहुँचे आज आप हों, तो मैं आपको नई संगत का एक वो नहीं कह सकता। तो गुरु जी की सब संगत बराबर है। गुरु जी ने संगत, एक एक संगत को डायमंड की तरह चुनकर एक परिवार बनाया है। तभी मैंने शुरू में कहा था कि इससे डिवाइन संगत, प्यारी प्यारी लवली एंड डिवाइन संगत, दैट वाज द रीजन बिकॉज वी आर सिलेक्टेड बाय गुरु जी एज ए डायमंड इन दी, और वही रह सकेगा गुरु जी के परिवार में जिसको गुरु जी चाहेंगे। तो संगत जी आप बिल्कुल इस चीज़ की आप ये मत करिए कि आप गुरु जी से मिले या नहीं मिले। अगर आपके भाव हैं, आप गुरु जी की शरण में आ गए हो, तो गुरु जी को याद करिए 24/7 365 डेज गुरु जी गुरु जी गुरु जी। घर से निकलें गुरु जी को साथ लेकर निकलें, वापस आएँ गुरु जी को एस्टेब्लिश करें। गुरु जी हमेशा आपके साथ हैं, सिर्फ आपको विश्वास, फेथ तो हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फेथ एंड ट्रस्ट। नो, फेथ तो सबको है, हम भी गुरु जी को मानते हैं, आप भी गुरु जी को मानते हैं, पर गुरु जी को कितने मानते हैं वही संगत है, बाकी तो सब भीड़ ही भीड़ है। एक छोटा सा मैं आपको इस चीज़ का एग्जांपल दूंगा कि फेथ और ट्रस्ट में क्या डिफरेंस होता है। एक आदमी जो एक जादूगर था, 2 मल्टी हाइट टावर्स के बीच में उसने रस्सा बांधा और एक तरफ से दूसरी तरफ उसने क्रॉस करना था विद ए बैम्बू। आपने देखा होगा उस गेम को कि जब वो बैम्बू पे पाँव पे चल के जाते हैं, तो एक तरफ से उसने ट्राई किया और दूसरी बिल्डिंग के कोने पे उस रस्सी के ऊपर चल के गया, जस्ट बैलेंसिंग हिमसेल्फ विद द बैम्बू, दैट बिग बैम्बू। वो सबने देखा होगा आपने। और जब पहुंच गया, उसके कंधे के ऊपर उसका बेटा था, छोटा बेटा, उसको उठा के वो उसने क्रॉस किया 2 टावर्स को। जब दूसरी तरफ वो टावर्स के पहुंचा तो लोगों ने खूब तालियां बजाई।
वेरी नाइस, वेरी गुड। तो उसने लोगों से कहा भी ना, अगर आपको इतना मेरे पे विश्वास है तो ये भी आप मुझे विश्वास दिलाओ कि मैं वापस जा सकता हूँ। तो बोला जी बिल्कुल 110% जा सकते हो आप उधर से इधर आए हो तो इधर से उधर जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू विल बी एबल टू डू इट, वेरी नाइस, डू इट प्लीज़। तो उसने बोला ठीक है, आई विल ट्राई टू गो बैक विद द सेम कॉन्सेप्ट, पर मैं ऐसा करूँगा कि ऐसा है कि इस भीड़ में कोई भी बच्चा जो है वो मेरे कंधे पे आ जाए, उसको लेके मैं दूसरी तरफ जाऊँगा। तो संगत सारी भीड़ जो थी वो छट गई। दैट इज़ ट्रस्ट। फेथ तो विश्वास तो है, विश्वास तो उसको बोल रहे हैं हमें विश्वास है कि तुम क्रॉस कर लोगे, बट व्हेन इट कम्स टू यू, उसने कहा जी मुझे अपना कोई एक बच्चा दे दो जिसको मैं अपने कंधे पे डालूंगा, उसको मैं दूसरी तरफ क्रॉस करके ले जाऊंगा। Nobody was able to. That is the only difference of 0.1%. 99.9% faith is there, but trust जो है, unless you develop a trust, you are not 100% surrendered to Guruji. 100% तो गुरुजी ने पहले ही कहा कि पॉसिबल नहीं है। तो ये है संगत जी, आप जितना विश्वास, जितना फेथ करेंगे, जितना ट्रस्ट करेंगे, उतनी आपको ब्लेसिंग्स गुरुजी की मिलेंगी। और आप मिले हैं चाहे नहीं मिले। अब मैं जब मैंने बेटे को भेजा था यूएस में एमएस करने के लिए, तो 20-25 लाख का बैंक से लोन लिया था। 20 लाख तो उसकी फ़ीस थी, 5 लाख और स्पेंडिंग थी उसकी। तो जैसे ही वो एमएस कर ली उसने, तो वहाँ रिसेशन आ गया। अब रिसेशन आ गया तो बैंक की पेमेंट तो करनी है, पहले इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है 25-30 हज़ार, और उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट वापस करना है, और बच्चे की नौकरी नहीं है तो मैं कहाँ से करूँ। एंड माई जॉब वाज आल्सो, इट वाज इन जून 2008 आई वाज टू रिटायर। मैं आपको जनवरी की बात कह रहा हूँ, जब उसने जनवरी में क्लियर कर लिया। तो जून में मेरी रिटायरमेंट थी। अब मुझे इतनी फिक्र थी कि मैं कैसे करूँगा, क्योंकि बैंक की गारंटी मेरी थी, रिटर्न की गारंटी मेरी थी, और बेटे की सैलरी नहीं है, जॉब नहीं है। तो मई के महीने में मेरे फ्रेंड का बेंगलोर से फ़ोन आता है कि मिस्टर दुआ, आप रिटायरमेंट के बाद क्या कर रहे हो। तो मैंने बोला भी अभी तो 1-1.5 महीना है, मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है, लेकिन 2-3 महीने तो रेस्ट करूँगा, क्योंकि 35 साल की नौकरी के बाद अगर रिटायर हो रहा हूँ तो आई विल टेक सम रेस्ट। बोले नहीं, आप ऐसा करो, इस फलाने आईडी के ऊपर अपना प्रोफाइल भेज दो, बायोडाटा। तो मैंने बोला मुझे अभी जॉब नहीं करनी। बोले आपको जॉब के लिए कौन कह रहा है यार, आप प्रोफाइल भेज दो ना उसको, आप नौकरी थोड़ा कह रहे हैं। डिसऑर्डरली आई सेंट माई बायोडाटा ऑन दैट ईमेल आईडी विच माई फ्रेंड गेव मी। 2 घंटे के अंदर जवाब आ गया कि मिस्टर दुआ, कैन यू कम फॉर इंटरव्यू ऑन सैटरडे। तो सैटरडे को हमारी गवर्नमेंट हॉलीडे होती है, छुट्टी होती है। तो मैंने उनको भी कह दिया हाँ ठीक है, आ जाऊँगा, मैं आ जाऊँगा। सो उस जगह पे मेरे दो अर्लियर कोलीग जो रिटायर हुए थे वो रिजेक्ट हो चुके थे उस पोस्ट के ऊपर, उस कंपनी में। एनीवे आई वेंट टू दैट कंपनी इन गुड़गांव। इट वाज ए 5-स्टार होटल प्रोजेक्ट, ताज होटल इन गुड़गांव। उसके लिए उनको चीफ इंजीनियर की पोस्ट की ज़रूरत थी, एंड आई वॉज रिटायरिंग एज ए डिप्टी चीफ इंजीनियर फ्राम अशोक होटल। तो जब मैं इंटरव्यू देने के लिए पहुंचा, इंटरव्यू लिया उन्होंने मेरे से, एंड आई वॉज नॉट वेरी होपफुल कि मुझे जॉब मिल जाएगी, बिकॉज वो गवर्नमेंट से प्राइवेट में जाना जो है इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट। माइंड सेट ही नहीं होता है, जो लेते हैं उनका भी माइंड सेट नहीं होता है, जो जाते हैं काम करने के लिए उनका भी माइंड सेट नहीं होता है। बट एनीवे, सिंस माई फ्रेंड रिकमेंडेड मी कि आप जाके कम से कम इंटरव्यू तो दे दो, तो आई सेड ओके। और 2-2.5 घंटे आप संगत जी मेरा इंटरव्यू चलता रहा है। पहले एक ने लिया, फिर दूसरे ने लिया, फिर अल्टीमेटली फाइनल डायरेक्टर आए उनके। तो कहने लगे जी आप कब ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने कहा जी अभी तो 2-3 महीने रेस्ट करूँगा, क्योंकि रिटायरमेंट 35 साल के बाद जॉब कर रहा हूँ। तो बोले नहीं, आपकी सेहत तो ठीक लग रही है, आप क्यों इतना टाइम देना चाहते हो। हमारा प्रोजेक्ट जो है इट इज़ ऑन एडवांस स्टेज ऑफ प्लानिंग, सो आप हमें जुलाई की 30 जून को आपकी रिटायरमेंट, तो जुलाई की कोई भी डेट दीजिए ज्वाइन करने के लिए। तो मेरे मुंह से इमीडिएटली निकला, मैंने कहा ओके 7 जुलाई आई विल बी ज्वाइनिंग। तो कहने लगा ठीक है, हम लेटर में ना 10 जुलाई मेंशन कर देते हैं, तो आप। मैंने कहा नहीं 10 जुलाई नहीं, मैं 7 को ज्वाइन करना है मुझे। बोले नहीं अभी तो आप सितंबर अक्टूबर की बात कर रहे थे, अब आप 10 जुलाई भी नहीं लिखने दे रहे हैं हम। तो आप ठीक है, हम 10th लिख देते हैं, आप 7 को ज्वाइन कर लीजिएगा। बट ऑन 1 जुलाई यू हैव टू कम फॉर हाफ एन आवर। हमारी एक कंसल्टेंट आर्किटेक्ट्स की टीम आ रही है सिंगापुर से, जो प्रोजेक्ट में
इन्वॉल्व हैं, तो उनसे हम आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। आई सेड फाइन। तो 30 जून को मेरी रिटायरमेंट थी। उसके बाद पार्टी वार्टी हुई, घर पे आए, घर में फिर फैमिली पार्टी थी, तो रात को 12-1 बज गया और सुबह मुझे जाना था आधे घंटे के लिए गुड़गांव में। तो जब मेरा वो उनको मैंने डेट बता दी, उन्होंने कहा जी ठीक है लेटर आपको दे देते हैं, आप लेटर। मैंने कहा जी मैं लेटर एक्सेप्ट नहीं कर सकता बिकॉज आई एम इन ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आई कांट टेक इट। बोले जी हम आपको वी आर गिविंग यू ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, वी आर नॉट अपॉइंटिंग यू, सो यू एक्सेप्ट इट, यू डोंट एक्सेप्ट इट, इट्स ए ऑफर ओनली। आई सेड ओके ठीक है आप मेल कर दीजिएगा। नो 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 यू आर हेयर, व्हाई डोंट यू टेक द लेटर फ्रॉम अस। So the gist was that they will not allow me to leave that place without taking the acceptance of the post. I said, okay, I'll take the letter, but I will not give you signature. He said, no, no, we don't want signature. We say that you only take the appointment letter and then you join on designated date. I said, fine. So they gave me the letter. Sangat ji, although it was discussed during that 2.5 hours interview, my salary was 3 times at what I was retiring as a deputy chief engineer, and I was to join as a chief engineer of that project, which I completed for 5 years from 2008 to 2013. And वो 20-25 लाख का लोन कहाँ कब गायब हुआ, गुरुजी knows it, गुरुजी की मेहर। मैंने गुरुजी से कभी रिक्वेस्ट नहीं की गुरुजी मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम है, मैं कैसे करूँगा, बिकॉज आपको बार बार कहने की जरूरत नहीं है ना। आप एक बार गुरुजी को बोल दिया, कई दान नहीं होता सेंटेंस अगर आपको याद है तो वाकई ये चीज़ जो गुरुजी है उनको सब मालूम है कि किसको क्या करना है, किस समय करना है, कैसे करना है। दिस इज़ गुरुजीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और मेरा तो ये मानना है कि जब आप गुरुजी की शरण में आ जाते हैं तो यू आर गिवन ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे हमारा आधार कार्ड होता है ना, आधार कार्ड का नंबर, वैसे आपको गुरुजी के दरबार से एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाता है, विच गुरुजी विल टेक यू टिल मोक्षा बाय दैट नंबर ओनली। इस जन्म में आपका कल्याण हो गया तो ठीक है, नहीं तो अगले जन्म में फिर यही गुरु मिलेंगे और फिर आपको घर से जाके लेके आएंगे आपका कल्याण करने के लिए, टिल द मोक्षा इज अचीव्ड बाय यू। और जब भी हम गुरुजी के यहाँ जाते थे तो कई बार जब रात को संगत को बिठा देते थे, वो पूरी संगत को नहीं, कई जो आगे लेने आती थी, कई को जो है शॉर्ट लिस्ट करके उनको कहते थे कि आप बैठ जाओ। उसके बाद फिर गुरुजी ले जाते थे, चलो जी आज ऊजा आंटी के घर चलना है, आज संध्या आंटी के घर चलना है। तो उनका पर्पज सिर्फ यही होता था कि वहाँ जाके ब्लेस करना उनको। कई बार इंडिया गेट ले जाते थे कि वहाँ ठीक है आइसक्रीम खानी है, सो पर्पज सिर्फ वो आइसक्रीम खाने का नहीं, वो कहते हैं ये ब्लेसिंग्स हैं, दिस इज ब्लेसिंग्स। गुरुजी के अपने ये वर्ड थे। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब भी गुरुजी के दरबार में जब हैं, जुड़े हैं, तो इस चीज़ का विश्वास रखिए। और ये है कि अगले जन्म का जो क्या किसी ने देखा या नहीं देखा, सपोज आपका इस जन्म में कुछ अच्छा होता है तो आप क्या कहते हो कि यार ये ज़रूर पिछले कर्मों का फल है जो मुझे मिला है। तो ठीक है, वो तो आपने कर्म देखे नहीं, फिर भी उसका फल आप अप्रिशिएट कर रहे हो। तो इस जन्म में क्यों ना अच्छे काम आप करें। और गुरुजी की भी गुरुजी ने कोई किसी को मंत्र जाप नहीं दिया, कोई बड़े बड़े लेक्चर्स नहीं दिए, गुरुजी प्रीच नहीं करते थे। सिर्फ वो ये कहते थे कि अच्छे इंसान बनो। बड़ी शॉर्ट लिस्टिंग में उनकी वो थी एडवाइजेस थी, अच्छे इंसान बनो और किसी का अगर भला नहीं कर सकते तो बुरा नहीं करो। और दान की एक वो जो बहुत कहते थे कि दान ज़रूर करो, चाहे इस हाथ से करो तो उस हाथ को ना पता चले, उस हाथ से करो तो इस हाथ को ना पता चले। और मेरे दरबार में मेरे यहाँ आते हो, भजन को सुनो, मेरे से कनेक्शन बनाने की कोशिश करो। बस आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना ही करना है। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैं उस जॉब में एज ए चीफ इंजीनियर चला गया उस होटल प्रोजेक्ट में, तो वन ऑफ द एक्टिविटी इन दैट होटल प्रोजेक्ट वाज द फेशियल लाइटिंग। जो उस फेस की अभी भी कई लोग जिन्होंने अगर गुड़गांव में ताज होटल देखा हो तो उसके फेस है जो लाइटिंग है, दैट इज़ स्पेशल लाइटिंग। तो उसकी जो एजेंसीज थी वो हिंदुस्तान में नहीं थी उस समय तक जब हम वो प्रोजेक्ट कर रहे थे। तो मैंने जब नेट से खोल के देखा तो पता लगा कि एक कंपनी है जो ओखला में है, जिसकी फैक्ट्री है, जो इस प्रोडक्ट को डील करती है। तो मैंने उनको फ़ोन किया, तो मैंने उनसे कहा भी ऐसा है कि हम अपने होटल को फेशियल लाइटिंग करने के लिए फ़लानी लाइटिंग यूज़ कर रहे हैं, तो आर यू इनटू दिस बिजनेस। तो उन्होंने बोला ठीक है जी, हम पहले इंपोर्ट करते थे बट नाउ फॉर लास्ट 2 years वी हैव स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग हियर ओनली।
तो मैंने उनको बुला लिया, मैंने कहा आप आएंगे मेरे यहाँ मुझे थोड़ा प्रोडक्ट बताने के लिए। तो टाइम फिक्स हो गया अपॉइंटमेंट का कि हम फलाने दिन आएंगे। तो दे केम ऑन दैट डेजिग्नेटेड टाइम, मेरे ऑफिस में आए। तो मैंने उनको बुलाया और जैसे ही मेरी चैम्बर में आए तो मेरा कंप्यूटर खुला हुआ था। तो मैंने उनको इशारा किया कि बताइए, आपको अपना वो सूटकेस वगैरह लेके आए थे, प्रोडक्ट उसके साथ था उनके पास। तो बिफोर वो अपना प्रोडक्ट खोलते तो उनकी नज़र जो थी मेरे पॉकेट में गुरुजी का पेन था उसके ऊपर गई। तो मेरे से इमीडिएटली उन्होंने क्वेश्चन किया कि ये कौन है। मैंने कहा ये हमारे गुरुजी हैं। कहते यार लगते तो वो शेट्टी जैसे हैं, गुरुजी तो नहीं, जैसे फिल्मों में शेट्टी। तो मैंने नहीं, मेरे गुरुजी हैं। इनका नाम क्या है? मैंने कहा गुरुओं के ना नाम नहीं होते, गुरुजी बोलते हैं। तो फिर मैंने उनको बोला भी प्रोडक्ट अपना, तो ये कहाँ रहते हैं, इनका कहाँ? तो मैंने देखा कि मैं उनसे प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ। इट वाज ए क्वाइट बिग टेंडर एंड सिंगल हैंडेडली वो काम था, उनके पास जाना ही जाना था। बट उनका इंटरेस्ट देखा, उनके जो भाव देखे थे, मैं उनसे बात करूं प्रोडक्ट की और वो गुरुजी के बारे में पूछें। तो जब मैंने देखा कि इनका इतने भाव हैं तो मैंने अपने कंप्यूटर को एक तरफ किया। तो देन 2 घंटे मैंने उनको गुरुजी का सत्संग किया, गुरुजी के बारे में बताया, जितनी मेरी नॉलेज थी, जितनी मेरे पास गुरुजी का ज्ञान था। तो उसके बाद 2 घंटे सत्संग सुनने के बाद वो खड़े हो गए कि दुआ साहब अब हम चलेंगे। मैं कहा प्रोडक्ट? बोले नहीं, आज तो गुरुजी का दिन था, प्रोडक्ट अब कल या परसों में मैं फिर आऊँगा, फिर मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो आई सेड ओके। और फिर जाने से पहले कहने लगा दुआ साहब कोई आपके पास गुरुजी की स्वरूप है? तो उन दिनों हमें ना स्वरूप नहीं मिलते थे इतने, सिर्फ वो स्टैम्प साइज़ की फ़ोटो होती थी गुरुजी की, जो वो गुरुजी अपने हाथ से देते थे। कई बार अपने सिग्नेचर करके भी देते थे, ब्लेसिंग्स ऑलवेज जाओ पीछे लिख के देते थे। तो वो एक स्वरूप मेरे पॉकेट में था। मैंने कहा भी अब इसकी इतनी वो है, तो मुझे जो वो स्वरूप मिला हुआ गुरुजी के हाथ से, मैंने उसको निकाल के उनको दे दिया। मैंने कहा ये उनके हाथ से मिला हुआ, तो आप ये रखिए। वो लेके स्वरूप लेके चले गए। 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, कोई टेलीफोन नहीं, कुछ नहीं। मैं टेलीफोन करूं वो अटेंड ना करें। 2.5 महीने के बाद एक मैं अचानक बैठा हुआ था, मेरे को फ़ोन आता है। तो मैंने फ़ोन उनको अटेंड किया। तो कहने लगा दुआ साहब मुझे बड़ी शर्म आ रही है आपसे बात करते हुए, क्योंकि मैंने आपसे 2-2.5 महीने पहले गुरुजी के बारे में इतना सुना, लेकिन मैं गुरुजी के दरबार में नहीं जा सका। तो मैंने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई गरज वाली बात नहीं है, आपको गुरुजी का बुलावा नहीं था, और हमारे गुरुजी के यहाँ तो वही जा सकता है जिनको गुरुजी का बुलावा हो। बोले नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कि मैं असल में मेरा ना जब आपसे मैं फ़ोटो ले गया था ना गुरुजी की, तो मैंने उसको अगले दिन अपने ऑफिस में एस्टेब्लिश कर लिया था, अपनी ऑफिस टेबल के ऊपर। और सुबह मैं जैसे ही कमरा खोलता हूँ तो पहले मैं उनको माथा टेकता हूँ, उसके बाद अपना बिजनेस शुरू करता हूँ। इन 2-2.5 महीने में मेरा बिजनेस जो है वो ये इस लेवल तक पहुँच गया है। और मैंने मर्सिडीज़ ले ली है। मर्सिडीज़ इंडिया में उस टाइम पे एक स्टेटस बहुत ही, मतलब किसी के पास होता था। मुझे समझ नहीं आई कि ये गुरुजी के बारे में बात कर रहा है या मर्सिडीज़ की बात कर रहा है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने भी ऐसे ही डिसाइडली उनको बोल दिया। बोले नहीं, मैंने आपको आज टेलीफोन इसलिए किया है कि मैं मंडे को गुरुजी के दरबार में जाऊंगा। उस दिन सैटरडे था। तो मैंने कहा गुरुजी का बुलावा होगा तब आप पहुंच सकोगे, ऐसे नहीं पहुंचोगे। नहीं कि बोले मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं जा नहीं सका हूँ, तो गुरुजी की बड़ी मेहर है। मैंने कहा ठीक है। तो मंडे को गए होंगे अंकल, वो वहाँ पहुँचे। शाम को 5-5:30 का टाइम था। मेरे टेलीफोन मेरे को करते हैं, 1 टेलीफोन आया, 2 टेलीफोन आया, 3 टेलीफोन आया। तो मैंने जब 3 टेलीफोन अटेंड नहीं किए, चौथी बार जब उनका आया तो मैंने कहा यार ये ज़रूर किसी प्रॉब्लम में है। तो मैंने टेलीफोन उठाया। बोले दुआ अंकल, मैं दीपक बोल रहा हूँ। तो जब जैसे ही उसने बोला तो मैंने कहा यार ये अब ये मंदिर पहुँच गया, क्योंकि दुआ साहब से दुआ अंकल बोल रहा है तो इसका मतलब इसको सब पैरामीटर पता लग गए हैं। तो मैंने कहा हाँ बोलो क्या बात है। कहने लगा जी यहाँ तो मर्सिडीज़ का शोरूम है, जो भी आ रहा है वो मर्सिडीज़ में ही आ रहा है। मैंने कहा दीपक साहब आप तो मर्सिडीज़ लेके गए हो, यहाँ तो जो स्कूटर लेके भी आता है ना तो वो वापस मेरे गुरु की कृपा से मर्सिडीज़ लेके ही जाता है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो ये उनको मैंने बताया ना, टुडे इज मल्टी मिलियनेयर गुरु जी के पास जाता है। तो आप देखिए जिस संगत ने कभी गुरु जी के दर्शन नहीं किए और मेरे पास सिर्फ आए वो अपने बिजनेस के लिए, और उसमें वो ही कुड हैव अर्न एनीथिंग इन दैट प्रोडक्ट, क्योंकि इट वाज ए
single item which was not manufactured in India at that time point of, and we were to import it. और कॉन्ट्रैक्ट उनको जाना ही जाना था, बट उनके मैं भाव देखकर उन्होंने बिजनेस की बात ना करके मेरे गुरुजी की बात की, मेरे गुरुजी के बारे में अपनी इच्छा जताई कि ये क्या है। तो ये हर एक के अंदर नहीं होता है, और ये गुरुजी को भी मालूम है। गुरुजी तो भगवान है, उनको सब पता है कि किसको 6 महीने में कल्याण करना है, किसका साल में करना है, किसका 10 साल में करना है, और ये भी अपनी अपनी प्रारब्ध के हिसाब से कल्याण होता है। लेकिन गुरुजी फैसिलिटेट करते हैं आपको, आप किसी भी प्रॉब्लम में होते हैं, बट वी हैव टू बी पेशेंस एनफ। वो अगर मेरी प्रॉब्लम को उन्होंने 5 महीने लगा के कल्याण किया मेरा, तो वो प्रारब्ध 5 महीने का था। ये नहीं कि 5 महीने में उन्होंने हमें बताया नहीं, और कई बार उन्होंने हमें कई उपाय भी बताए कि ये उपाय करिए, वो उपाय करिए, सिर्फ ओनली टू डिसएंगेज आवर सेल्फ की गुरु कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ ओनली फॉर दैट रीज़न, बिकॉज हमारे मन में वी आर पोल्यूटेड माइंड ना कि यार गुरुजी कुछ कर नहीं रहे, मैं तो रोज़ ही आ रहा हूँ, हफ्ते में 7 दिन आ रहा हूँ, तब भी मेरा कल्याण नहीं हो रहा। बट एट द बैक इज आपकी प्रारब्ध में कितनी देर भुगतना है आपने। अगर हो सकता है कि आप गुरु की शरण में ना आए हो तो आपको ज़्यादा तकलीफ होती, मच मोर देन वट यू हैव सफर्ड। बट जब आप गुरुजी की शरण में पहुँच गए तो लीव एवरीथिंग ऑन गुरुजी। तो मेरा कहने का मतलब है जो गुरुजी से नहीं भी मिला तो उसका भी कल्याण इतना ज़बरदस्त हुआ कि आज वो गुरुजी के दरबार में मतलब जाके वो करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो भी करते हैं तो गुरुजी से जुड़े। इसी तरीके से गुरुजी कहते थे कि नई संगत लेके आओ, नई संगत लेके आओ, और हम लेके भी जाते थे। हर एक का विश्वास नहीं बनता है, और हम देखते थे जाके संगत बैठी है दूसरे के साथ में साइड में पूछ रहे हैं कब से आ रहे हो, कोई फ़र्क पड़ा। अब महाशिव के दरबार में ये पूछ रहे हैं कि कोई फ़र्क पड़ा, वो भी अगला भी कहेगा जी हाँ जी अभी तो कोई नज़र नहीं आता। तो उस पर आपके भाव बनते हैं कि आपका कितना विश्वास अपने में क्रिएट है कि आप ये गुरुजी हैं है ना गुरुजी, तो विश्वास है तो फिर ठीक है, फिर 7 साल से पूछेंगे क्या थे। तो वही जुड़ पाते थे जिनको विश्वास, जिनका कंटिन्यू रहता था, और बाकी सब डिटैच हो जाते थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं कि आप गुरुजी से मिले हों। और सत्संग का कितना प्रभाव होता है, सत्संग सुन के आप वर्ल्ड में इतने संगत जुड़ रही है, ये सत्संग सुन के ही हो रही है। या आपके अगर भाव हैं तो आपने गुरुजी की तस्वीर, गुरुजी का स्वरूप लिया, स्वरूप को लेके आपने इस भाव से देखा है कि आपका कल्याण निश्चित ही निश्चित है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं आज से 3 साल पहले सिएटल गया, एक सत्संग में एक अंकल मुझे मिले, कहने लगा आप दुआ अंकल हो? मैंने कहा जी हाँ। कहता अंकल मैंने आपके ना सत्संग काफ़ी सुने हैं, पढ़े हैं, ये पर्टिकुलर सत्संग जो है मैंने उसको 200 बार पढ़ा है, 200 टाइम्स। और अगर आज आप ये सत्संग ये वाला करने वाले हो तो कहीं फुल स्टॉप कामा अगर आप भूल जाओ तो मेरे से पूछ लेना। आई वॉज स्टन टू हियर दैट संगत कि इतना कॉन्फिडेंस और क्या। तो मैंने उनको बोला क्या ऐसा क्या वजह है, क्या रीज़न है? कहना जब मैं भी किसी ऐसी कोर्ट प्रॉब्लम में था जो कि 2 साल से कोर्ट केस चल रहा था मेरा, और जब मैंने डिफरेंट सत्संग लाइट ऑफ डिविनिटी और यूट्यूब पे स्क्रॉल किए, पढ़े, तो मुझे आपका सत्संग जो था वो इट वाज सो अप्रोप्रिएट दैट मैं उसको रट्टा मार दिया मैंने उसके फुल स्टॉप कामा तक। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। और मेरा जब वो ये हुआ उस दिन अगले दिन 1 हफ्ते में ही उनको भी उस कोर्ट केस से निजात मिल गई, एंड ही वाज बेनिफिटेड, उनको उससे बेनिफिट हुआ। तो इसलिए मेरे को कहने लगे। तो संगत जी कहने का मतलब ये है कि जिस गुरु के सत्संग पढ़ने से, सुनने से इतना कल्याण हो रहा हो, इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही हो, तो सत्संग को बार बार दोबारा सुनने से आपका कल्याण डेफिनेटली निश्चित है। उसमें किसके लिए क्या मैसेज है? इस सत्संग इज़ लाइक ए मेडिसन। टेबलेट होते हैं जैसे, कोई बीमारी है कि जिसको 5 दिन गोली खाओ तो ठीक हो जाती है, और किसी को 2 महीने खाओ तब जाके ठीक होती है, और कई बीमारियां ऐसी हैं जो सालों साल लाइफ लॉन्ग चलती हैं और आपको गोली खानी पड़ती है, लाइक ब्लड प्रेशर की गोली है या डायबिटीज़ की गोली है। गोली तो वही है, सेम है ना। आप खाओगे तभी दिन में ठीक रहोगे, तभी आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। दी गोली इज सेम। उसका इफेक्ट जो है बार बार खाने से जो है उसका इफेक्ट आपको ठीक करना है। तो ये सत्संग का भी यही है। अब सत्संग को बार बार सुनोगे, उसमें गुरु की महिमा देखने की कोशिश करो, ना कि एज ए स्टोरी, ना कि एज नाटकीय रूपांतर, तो उसका कल्याण डेफिनेटली निश्चित है। तो जस्ट लाइक ट्रीट दिस सत्संग एज मेडिसन। और मेडिसिन जब लेते हैं तो खाली मेडिसिन तो आराम नहीं आता है ना, उसके लिए कुछ डूज एंड डोंट्स भी हैं गुरु जी के, जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है।
तो आप ये देखिए कि बस क्या चीज़ आपको फॉलो करनी है, किस चीज़ को आपने एक्सेप्ट करना है, किस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना है। अदरवाइज दिस सत्संग्स आर जस्ट मेडिसिन फॉर यू, जस्ट ट्रीट दिस सत्संग्स एज मेडिसिन फॉर यू। तो अंकल जी कहने का मतलब ये है कि जो एक बार गुरु की शरण में आ गया उसका कल्याण निश्चित है ही है, लेकिन ये आपको बिलीव करना है कि कैसे आपको उसको करना है और कैसे उसको फॉलो करना है। मेरे को ब्लेसिंग्स गुरु की खैर अभी तक है। उसके बाद आज से 3 साल पहले मैं यूएस में था बेटे के पास, 2 साल पहले, 2 years। तो मेरा होमोग्लोबिन दैट वेंट डाउन टू 6.5 एंड प्लेटलेट्स वर 61,000। मैं 4 कदम नहीं चल पाता था, सांस चढ़ जाता था। यूएस में था और इंश्योरेंस मेरे पास थी, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया प्राइवेटली। वो कहने लगा जी ऐसा है आपका, अभी उसने ईसीजी वगैरह किया कि ये ठीक है बट ईसीजी इज़ ऑलवेज डाइसी। तो मैंने उसको बताया था कि मेरे को सांस चढ़ता है, तो आई गेव हिम द प्रॉब्लम कि मेरे को शायद हार्ट की प्रॉब्लम ना हो रही हो। तो वो उसी लाइन्स पे वो चल पड़ा डॉक्टर, इट वॉज इंडियन डॉक्टर देयर। तो उसने ईसीजी किया, कहने लगा ये खाली ईसीजी से आपको मैं नहीं बता सकता कि यू हैव ए हार्ट प्रॉब्लम और नॉट, इसके ऊपर भी कई टेस्ट होते हैं जो आपको करवाने पड़ेंगे, और अगर आप यहाँ करवाओगे तो इट विल बी वेरी कॉस्टली। और उन्होंने मेरे बेटे को बोला कि ऐसा करना वरुण, इनको तुम टिकट लेके दे दो, $600-700 की टिकट होगी, तो इनको इंडिया में जाके वहाँ ये इलाज करवाएं, लेकिन यहाँ तो इस रोली आउट ऑफ रीच है। और वो कहने लगे मैं इस हालत में कैसे भेज दूँ, होमोग्लोबिन 6.5 हो गया और वो प्लेटलेट 61,000, जब तक रिकवर होंगे तो फिर कहने लगे सेकंड अल्टरनेटिव इज जस्ट यू गो टू दी हॉस्पिटल इन सैन फ्रांसिस्को, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ पे आप एडमिट हो जाओ और उसके बाद वो जो टेस्ट करेंगे देन यू विल बी एबल टू नो कि कैसे रिकवर करना है और कैसे इनको फिर वापस भेजना है। बट दोज विल बी वेरी कॉस्टली, इवन इन दैट हॉस्पिटल इट विल बी वेरी कॉस्टली। तो मैंने 1-2 दिन ऐसे ही काट लिए, मैंने कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, बट मेरी कंडीशन ख़राब थी, मैं आई वॉज नॉट एबल टू। हमारी एक गुरु संगत में है धीरजा आंटी हैं, वो मेरी बेटी बनी हुई हैं, तो मेरे को बार बार टेलीफोन करें, पापा आप दिखाने गए हो या नहीं, या मैं आ जाऊँ मैं आपको दिखाने के लिए। तो वो उसमें उसके इतना प्रेशर डालने पे बेटे ने कहा ठीक है मैं मंगलवार को इनको लेके जाऊँगा चेक कराने के लिए। तो मंगलवार के दिन मुझे UCSF एक है हॉस्पिटल है सैन फ्रांसिस्को में, वहाँ ले गया। 3 घंटे तक तो उन्होंने मुझे रिसेप्शन पे बिठाए रखा, कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। मैंने उनको बताया कि मेरे को ऐसे सांस चढ़ता है, फूलता है, तो उन्होंने वो ब्लड टेस्ट वगैरह लेना था, वहीं बाहर बैठे बैठे ब्लड टेस्ट ले लिया। और उसके बाद फिर 2 घंटे बीत के 5 घंटे हो गए। तो मैंने बेटे को बोला भी पता करो ये क्या एडमिशन के लिए क्या इनका क्या हाल है, मतलब एक बंदा जो हार्ट डिजीज़ के साथ आया है, दे आर नॉट अटेंडिंग इट। तो बेटे ने थोड़ा सा अपना कंसर्न शो किया, तो उन्होंने कहा जी ऐसा प्रॉब्लम ये है कि वी डोंट हैव, इसलिए जो है आपको एडमिशन नहीं देंगे, आपको एडमिशन नहीं देंगे जब तक बेड खाली नहीं होगा। तो उनका जी कंडीशन ख़राब है, आप देख ही दो। तो इन ड्यूरिंग दिस 5-6 घंटे में 2 बार ब्लड टेस्ट भी ले लिया, वो भी। तो 7 घंटे के बाद मेरे को एडमिशन दिया, और वो भी दैट टू इन द कॉरिडोर्स ऑफ द हॉस्पिटल इनसाइड, जहाँ पे बाकी पेशेंट भी थे। मेरा भी बेड लगा दिया उन्होंने एंड मेरे को एडमिशन दे दिया। फिर वो कहना कि डॉक्टर आएगी, डॉक्टर विल। पर मैंने उनसे पूछा भी प्रॉब्लम क्या है। सो उनके यहाँ हेड नर्स का कॉन्सेप्ट है, जूनियर डॉक्टर भी नहीं इतना अटेंड करते आपको जब तक केस ज़्यादा वो ना हो। तो रात को कोई मेरे ख्याल 1 बजे के करीब हेड नर्स आई, उसने बोला जी ऐसा है कि आपका जो होमोग्लोबिन था जब आप बाहर आके बैठे थे इट वाज 7.5 एंड प्लेटलेट्स वर 85,000, और जब आपको अंदर लेके आए 7 घंटे के बाद जो होमोग्लोबिन इज 6.5 एंड platelets are 61,000. Why these are reducing? This doctor will come and tell you. 2 घंटे के बाद डॉक्टर आ गई। तो मेरे को उसने बताया कि ऐसे ऐसे कि वी आर डूइंग टेस्टिंग एंड वी आर सीइंग दैट द वाइट सेल डेवलप जो हो रहे हैं वो मर जाते हैं, डेवलप होते ही मर जाते हैं। सो वी विल सी टुमारो, अदरवाइज वी विल गो फॉर दैट बोन मैरो। तो उसमें हो सकता है इसमें भी कैंसर, इसमें तो बड़ा फ्रैंकली बोल देते हैं, हम आपको कोने में ले जाकर नहीं बताते रिश्तेदार को कि आपको कैंसर है या कुछ। और बड़ा फ्रैंकली उन्होंने कहते विल सेंड फॉर बोन मैरो टेस्टिंग एंड विल सी देन व्हाट इट हैपेंस।
So I asked them, ki, Doctor, are you sure that you have to go for bone marrow? There is no other way out. The main doctor is Patricia Cornett, उनकी main doctor, one of the 10 best doctor in USA. तो आपका केस उन्हीं के अंडर है, उनको उनसे हम बात करेंगे, देखो कैसे गाइड करती हैं. तो the next day, you know, they were preparing for bone marrow at 9 o'clock in the night, and we were all worried as to what is going to happen. और ब्लड जो आपका होमोग्लोबिन था वो कंट्रोल नहीं हो रहा था, प्लेटलेट्स कंट्रोल नहीं हो रहे थे. सो नेक्स्ट डे जूनियर डॉक्टर केम एंड मेरे से बात किया. मैं वो कहने लगी, जी नाउ मिस्टर दुआ, यू आर रेडी फॉर दी bone marrow and today at 9 o'clock we will be doing this. I said, no doctor, are you sure about it? Because 12 years ago in India I had the same problem. My hemoglobin went down to 7 and I was admitted and detected with the deficiency of vitamin B12. संजय जी बस इतना ही मेरा बोलना था उनका, तो उनको तो लीड मिल गया. सो दे सेड दैट वहाँ उनकी जो शेड्यूल में टेस्टिंग में हो B12 की टेस्टिंग नहीं होती. परहैप्स वहाँ B12 के पेशेंट कम होते हैं बिकॉज दे आर ऑल मोस्टली मीट ईटर्स, और जो मीट ईटर्स होते हैं उनको B12 की डेफिशिएंसी कम ही होती है. तो उन्होंने डिस्कस किया होगा मेन डॉक्टर से, डॉक्टर पेट्रिशिया से, तो उसने भी किया, हाँ करेक्ट, यू गो फॉर दी B12 टेस्ट. B12 टेस्ट किया एंड इट केम टू बिलो डिटेक्टेबल वैल्यू. दैट वाज द ओनली रीज़न. वो 145 मिनिमम होना चाहिए, बट द टेस्ट में वो 145 से भी कम आया, एंड दैट वाज द ओनली रीज़न व्हाई इट वाज गेटिंग डाउन. बिकॉज दैट B12 इज द जनरेशन ऑफ द वाइट सेल्स, उसको मेंटेन करने के लिए इट्स समथिंग लाइक दैट विच आई जस्ट केम टू नो. एनीवे, जब उन्होंने किया तो इमीडिएटली दे गिव मी विटामिन B12 शॉट, and next day they declare, Mr. Dua, we are discharging you. So 13 I was admitted and 15 they told me we will be discharging you. The hemoglobin came back to 7 point something or 8 point something, I don't remember now, and platelets was also started improving, and they said now you just go home and take this tablet vitamin B12 1000 mcg every day, and then after 21 days you come for again recheck, and we will then declare whether you are able to fly back to India or not. संजय जी मैं 3 हफ्ते में गया तो मेरा होमोग्लोबिन 11 पॉइंट समथिंग था. डॉक्टर वाज सरप्राइज. इट इज़ अगेंस्ट द मेडिकल हिस्ट्री बिकॉज होमोग्लोबिन इंक्रीजेज 1 ग्राम्स पर वीक के हिसाब से, और 6.5 से 11.2 जब 21 डेज के बाद हुआ तो द डॉक्टर वाज आल्सो सरप्राइज, एंड शी टोल्ड मी कि आई एम रियली सरप्राइज कि हाउ दिस हैपन इन मेडिकल फील्ड. मैं कह डॉक्टर साहब इट्स नॉट मेडिकल फील्ड, इट्स माई गुरु जी. देन शी वांटेड मी टू शो हर गुरु जी. मैंने गुरु जी की फ़ोटो दिखाई तो उसने उसके साथ फ़ोटो भी खिंचवाई अपनी मेरे को लेके. इट्स रियली ग्रेट मिस्टर दुआ, यू हैव रिकवर्ड नाउ यू कैन फ्लाई अंदर. सो कहने का मतलब 3 दिन के अंदर आप देखिए मेरी एंट्री हुई और डिटेक्शन नहीं था. जब मैंने उनको बताया देन द डॉक्टर फाइनली टोल्ड, मिस्टर दुआ यू हैव अपडेटेड आवर नॉलेज रादर, वी आर थैंकफुल टू यू दैट यू हैव टॉट अस. वी वर गोइंग इन अ डिफरेंट लाइन. We were to do the bone marrow, otherwise if you had not told us that you were admitted 12 years back for the same deficiency and all that. तो कहने का मतलब ये कि डायरेक्शन जो आपकी छत्र छाया है वो आपके ऊपर गुरु महाराज की है. कितना कब कैसे संभालना है ये गुरु जी को पता है. बस वो कहते हैं ना, उनके ऊपर विश्वास रखिए, फेथ रखिए, वो कल्याण जो है आपका निश्चित है, आपका ज़रूरी है. इसमें कोई नहीं कि आपको गुरुजी कहीं गिरने देंगे या वो करने देंगे, लेकिन आपकी प्रारब्ध के हिसाब से आपको जो सफ़र करना है वो तो करना ही है. और गुरु से अपने प्यार करिए, इंतहा बेइंतहा प्यार करिए. प्यार की जो डेफिनेशन है वो ये नहीं आई लव यू, आई पूछा पूछी, वो दैट्स नॉट दैट लव, द डिवाइन लव, यू नो. एक अंधा प्रेम जिसको बोलते हैं ना आपके गुरु के बारे में, वो मुझे लाइनें थोड़ी सी याद आती हैं उसकी, गुलजार की. प्यार कोई बोल नहीं, प्यार कोई अल्फाज नहीं, एक खामोशी है कहती है कहा करती है क्या, सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो. तो रूह से महसूस करिए प्यार को, गुरुजी को. गुरुजी डेफिनेटली, और वो प्यार की जो स्थिति है उस प्यार की, वो आपको भक्ति से मिलेगी. अल्टीमेट द लास्ट स्टेप ऑफ भक्ति इज़ प्यार ओनली, प्रेम. जिस चीज़ की आप भक्ति कर रहे हो, जिसको प्यार आप कर रहे हो,
वो प्यार जो है आपको भक्ति से ही मिलेगा, लेकिन वो प्रेम की डेफिनेशन जो है ना वो आपको डिफाइन करनी है कि कितना प्रेम आप अपने गुरु से करते हैं, कितना प्यार आप अपने गुरु से करते हैं। संगत जी, सत्संग तो बहुत है, मैं बैठा रहूँ तो सुनाता ही रहूँगा, बट आई थिंक मैं अपनी आंटी को बोलूँगा एक आध सत्संग वो भी करते हैं, कि वो भी मेरे साथ ही हैं, मेरी साथी हैं। तो हमने घर में मंदिर बनाया हुआ है, सत्संग करते हैं और संगत भी आती है काफ़ी, बट ड्यूरिंग दिस पैंडमिक सिंस मार्च हम दोनों ही बैठते हैं और सत्संग करते हैं। तो गुरु जी की बड़ी कृपा है जो उन्होंने इतना सिर पे हाथ रखा हुआ है कि हमें इस पैंडमिक में उन्होंने संभाल के रखा। हालांकि लोग पूछते हैं कि आप टाइम कैसे काटते हो, हमें टाइम का पता ही नहीं लगता। तो दिन में 2 बार तो गुरु जी का सत्संग कर लेते हैं और फिर सत्संग की तैयारी, सत्संग को समेटना, ये करने कराने में 9 महीने 10 महीने कैसे बीत गए ये पता ही नहीं चला। तो संगत जी, बस मैं आपसे आखिर में बिफोर आई क्लोज एक 4 लाइनें मैं हर सत्संग में दोहराता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं कि आंखें खुली हों तो जग नज़र आता है। जग मीन्स संसार। आंखें खुली हों तो जग नज़र आता है, आंखें बंद हों तो रब नज़र आता है। मैं तो अधखुली आंखों में मदहोश रहता हूँ, आधा जग नज़र आता है, आधा रब नज़र आता है। आंखें बंद करिए, गुरु जी पूरे नज़र आएंगे, ब्लेसिंग्स पूरी मिलेंगी। जय गुरु जी। मैं कमलेश आंटी को बोलूँगा कि अपना सत्संग करें। गुरु जी को चरण वंदना, गुरु जी की संगत को बहुत बहुत प्रणाम। गुरु जी मुझे वैसे सत्संग करने की सेवा बहुत कम देते हैं। मैं तो उस प्रॉब्लम के लिए सच में शुक्रगुजार हूँ जिसकी वजह से मुझे गुरु जी मिले। इतना नहीं तो हमारे लिए गुरु जी का चयन करना बहुत मुश्किल था। हम कहाँ से ढूंढते गुरु जी को। और मैं तो खुद ऐसी ही थी कि बस सिर्फ ज़्यादा मंदिर गुरुद्वारे नहीं जाती थी, सिर्फ सुबह जोत ज़रूर जगा ली स्कूल जाने से पहले, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करती थी मैं। गुरुजी ने सच में हमें किस तरह से अपने साथ जोड़ दिया है और हमारे ऊपर कृपा करी है, मैं उसका बयान नहीं कर सकती। गुरुजी के पास जब मैं पहली बार गई थी तो वहाँ पर मेरे एक स्टूडेंट के फादर भी बैठे हुए थे। उन्होंने गुरुजी के पास 2 बार गए, गुरुजी ने वापस भेज दिया। तीसरी बार फिर गए, गुरुजी ने फटकार दिया तो मैं भी थोड़ा सा डर गई। मैंने कहा ये गुरुजी कैसे हैं कि इन्होंने डांट दिया है। सुबह मुझे बस स्टॉप पे मिले तो उन्होंने गुरुजी के बारे में कुछ बोला और उस टाइम मैंने सुन लिया। गुरु महाराज मेरे को माफ़ करना कि मैंने उनके बारे में भी सुन लिया उस टाइम, क्योंकि मैं तब कनेक्ट हुई नहीं थी। उसके बाद मैं थोड़े दिन नहीं गई गुरुजी के पास। फिर हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी। अंकल तो रोज़ जाते थे, मैं नहीं जाती ही नहीं थी क्योंकि मेरे को थोड़ा सा डर सा लग गया था। उस दिन मैरिज एनिवर्सरी थी, मेरी दोनों सिस्टर इन लॉज इनके साथ जा रही थी। तो मैंने कहा आज तो मैं घर में नहीं बैठूंगी, कि आज किस लिए मैं घर में बैठूं, चलो मैं भी चलती हूँ साथ में। तो मैं भी गाड़ी में बैठ गई और जब मैं वहाँ एम्पायर स्टेट पहुँचे तो उन्होंने हमें रीडायरेक्ट कर दिया किसी फार्म हाउस में कि आप आज तो सत्संग ना उस फार्म हाउस में है। हम उस फार्म हाउस में गए तो वहाँ पर तो जो तैयारी थी और जो वहाँ का ऑरा था बहुत ही बढ़िया, और इतना लेविश उन्होंने बुफे लगाया हुआ था, डांस भी हो रहे थे गुरुजी के पास, सब गुरुजी प्रसाद भी बांट रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये तो खुद डिफरेंट गुरुजी हैं, इनके पास जाना चाहिए। फिर अगले दिन मैं फिर थोड़े दिनों बाद गई गुरुजी के पास तो गुरुजी कहने लगे मास्टरानी है। मैंने कहा हाँ जी। उस दिन उन्होंने मुझे 3 बार प्रसाद दिया। फिर जाना हमें अच्छा लगना शुरू हो गया। फिर तो लगता था कि हम जल्दी से ही पहुंच जाएं, गुरुजी अभी अपनी गद्दी पे सिंहासन पे विराजमान होने से पहले ही पहुंच जाएं। तो कभी वो कैबिनेट पे बैठे होते थे, कभी थोड़ा लेट भी हो जाते थे, माथा वाथा टेक के कोशिश होती थी कि हम नीचे ही बैठें। तो तब संगत कम थी, नीचे बैठते थे, पर धीरे धीरे हमारे देखते देखते ही संगत बढ़नी शुरू हो गई और गुरुजी ने हमको ऊपर, मतलब वो सिंगला अंकल हमें इशारा करते थे कि आप आंटी अंकल ऊपर चले जाओ।
तो हम ऊपर चले जाते थे तो अफसोस होता था कि भाई हम नीचे क्यों नहीं बैठ पा रहे हैं। तो तब हमें नहीं पता था कि गुरुजी का क्या पर्पस है हमें ऊपर भेजने का। कहते थे कि गुरुजी कहते हैं मैं तो थल्ले कल्ला बैठा हाँ, ऊपर मैं हर एक संगत दे नाल नाल बैठा वहाँ। ये हमें बहुत बाद में हमें समझ आई। और उसके बाद गुरुजी ने हमें उनकी स्वीट स्माइल, उनके हमें छोटे मोटे गिफ्ट देना, कभी अपना उन्होंने स्वरूप दे दिया, कभी बड़ा स्वरूप दे दिया। और सिंगला अंकल हम कहते थे नहीं एक फैमिली को एक ही स्वरूप मिलेगा, ठीक है, हम लेके आ जाते थे। फिर गुरुजी ने चांदी के पेंडल अपने हाथ से दिए, वो हम दोनों को अलग अलग से दिया, तो बहुत खुशी हुई। मैं तो जेठा आंटी की सच में बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जो कि हमें ऐसे गुरुजी के पास लेके चली गई। और गुरुजी मैं ज़्यादातर उनको मौन होके ही देखती थी, बहुत कम ही बात करी है। तो मैं आज सोचती थी कि मैं गुरुजी के साथ इतनी सारी बात क्यों नहीं करी है। तो एक आंटी का मैं पीछे सत्संग सुन रही थी, वो कहती थी कि आंटी मेरे अंकल के साथ ना गुरुजी कम बात करते थे। तो आंटी ने पूछा कि आप मेरे उनसे क्यों बात करते हो। कहते हैं वो कंफ्यूज माइंड नहीं है ना, इस वजह से। तो मेरे को भी खुशी हुई कि मैं कंफ्यूज माइंड नहीं थी, इसलिए मेरे से गुरुजी ने कम बात करी है। और गुरुजी का सत्संग करने के लिए तो मेरे को शायद दूसरा तीसरा चांस ही मिल रहा है। मैं इसमें मीरा जौहर आंटी का बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से सत्संग करना है। न्यूयॉर्क में गए तो वहाँ पर मीरा जौहर आंटी के यहाँ सत्संग अटेंड किया, तो पता चला कि सत्संग किस तरह से करना है। जैसे अंकल बता रहे हैं कि बेटा बॉस्टन में था, तो वहाँ उसकी एग्ज़ाम्स थे, तो उसने मुझे बोला कि मम्मी आप यहाँ पर आ जाइए, मेरे एग्ज़ाम्स हैं, मुझे रेस्टोरेंट में खाना वाना लेने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो हमारे स्कूल में तो छुट्टी मिलती नहीं थी, 1 महीने की छुट्टी मांगो तो कहते थे रिज़ाइन करके चले जाओ, यहाँ पे कोई छुट्टी नहीं। पर गुरुजी की कृपा से मुझे छुट्टी भी मिल गई, मैं चली गई वहाँ पे। और कुछ फ्रेंड्स के बच्चे वहाँ रहते थे, उन्होंने सबने कुछ ना कुछ गिफ्ट और कुछ सामान दिया। और एक मेरी फ्रेंड की बेटी की मैरिज नहीं हुई थी, तो मैंने बोला मेरे बेटा मैं ना उसको घर में बुला के उसको डिनर करके ये सामान उसको देना चाहती हूँ। वो कहता मम्मी आप कमाल करती हो, मेरा कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं बड़ा रात को बहुत दुख हुआ और रोने लग गई, गुरुजी आपने ये क्या किया कि भाई मैं यहाँ पर किसी से मिल भी नहीं पाऊँगी, कुछ नहीं कर पाऊँगी, तो मैं 1 महीना कैसे बिताऊँगी। तो मेरे को गुरुजी सपने में आए, तो कहते हैं तू सत्संग किया करना। मैंने सुबह ऊपर उठ के बेटे को बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे गुरुजी आए थे और उन्होंने मुझे बोला कि सत्संग किया कर। कहते करो, किसने मना किया है। मैंने कहा मैं कैसे करूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं। वो मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पास छोड़ा है, वहाँ कोई इंडियन स्टोर था, वहाँ से मैंने बर्तन लिए, घी वी जो भी सामान लेना था मैंने लिया और सत्संग शुरू किया। तो वहाँ पर ये तब उस पीजी टाइप रूम में उस हॉस्टल में ही रहता था, तो कॉमन किचन थी, मैं लंगर प्रसाद बना रही हूँ, तो 2-3 बच्चे आए, कोई इटली से था, कोई था, आंटी यू आर कुकिंग इंडियन फूड, इट्स वेरी स्मेली, वी लाइक इट। मैंने कहा ओके यू कैन कम फॉर द लंगर प्रसाद। तो उन्होंने खैर सत्संग तो क्या अटेंड करना था, लंगर प्रसाद के लिए आए, तो ये हमारा सिलसिला शुरू हो गया। और उसके बाद यही सिलसिला हमने फिर यहाँ पर भी अपना शुरू किया। जहाँ पर आई तो वो थर्सडे था बाय चांस, और यहाँ पर भी हमने मंदिर बनाया। गुरुजी जब थे चोले में थे तभी एक बार मेरे को सपने में आए और मुझे वो अपनी जुतियाँ छोड़ के चले गए बेसमेंट में। तो मुझे समझ नहीं आई कि ये गुरुजी जुतियाँ क्यों छोड़ के गए हैं। तो ये तो मुझे बाद में पता चला कि जब हमारा बेसमेंट में मंदिर बन गया, कि गुरुजी चाहते थे कि यहाँ पर मंदिर बने, और उसकी वजह से सच में हमारी लाइफ तो एकदम बदल सी गई है। मुझे लगता है कि गुरुजी से मिलने से पहले हमारी लाइफ क्या थी, और उसके बाद जीना तो हमने बाद में शुरू किया है। चाहे उनसे बात नहीं हुई है, लेकिन हमने जीना तो बाद में शुरू किया है। संगत जी मैं बताती हूँ कि हम पहले बहुत घूमे हैं। अंकल उसमें थे, टूरिज्म डिपार्टमेंट में थे, ये अलग घूमते थे, मैं स्कूल में थी, तो हमारी छुट्टियों में हमारे अलग ट्रिप लगते थे और हम कभी इकट्ठे नहीं जाते थे। और गुरुजी के मिलने के बाद ही हमारे ट्रिप इकट्ठे हुए। और हम एक बार हवाई में गए और गुरुजी ने खूब ऐश करवाई है, जो हम सोच ही नहीं सकते थे। मिडिल क्लास फैमिली का आप सोच सकते हो कि जो हवाई वगैरह भी घूम के आएंगे।
तो एक बार हमारा हवाई का ट्रिप लगा, बेटे का कोई मिली थी टिकट्स, तो वहाँ पे हम गए। तो मंडे का दिन था, तो मैं बहुत दुखी हो रही थी। मैंने कहा इस दिन तो हम बड़े मंदिर में होते हैं, यहाँ पर तो कोई मंदिर भी नहीं है जहाँ कि हम माथा टेक लें। तो मैं ऐसे ही देख रही थी गूगल में, तो पता चला कि एक हिंदू मोनेस्ट्री है यहाँ पर। तो हमने कहा शायद बुद्धिज़्म की होगी, हम वहाँ पे हिंदू मोनेस्ट्री वो डायरेक्शन देख के हम चले गए वहाँ पर। और वहाँ पे देखा तो इतना सुंदर शिव जी का मंदिर, मरकरी का शिवलिंग बना हुआ था, और आसपास रुद्राक्ष के पेड़, बहुत सुंदर। पर हम 12 बजे पहुंचे थे, तो उन्होंने बोला कि आज तो मंदिर बंद हो गया है, लेकिन आप कल आ जाइए, हम आपको पूरे मंदिर का वो दिखाएंगे। अगले दिन हम गए तो इतनी सुंदर पूजा हुई। तो बस आप गुरुजी से कुछ सोचो सही, मांगो सही, क्या इच्छा होती है गुरुजी उसी टाइम में पूरी कर देती। एक बार हम मंदिर से निकल रहे थे, दिवाली का दिन था, तो अगले दिन किसी ने यूएसए जाना था, तो अंकल कहते हैं तू फटाफट चल, और उनको ना हम बेटे को एक स्वरूप भेजते हैं, उसको फ्रेम करवा के, दुकानें बंद हो जाएंगी। मैंने कहा ठीक है। हम फटाफट निकले, तो बाहर हमें किसी ने कोई पैकेट पकड़ाया। तो लास्ट दिवाली पे दिए मिले थे, तो मैंने सोचा इस बार भी दिए ही होंगे। और जब गाड़ी में बैठ के देखा तो इतना सुंदर गुरुजी का स्वरूप फ्रेम किया हुआ। तो गुरुजी छोटी छोटी बातें जो हैं इस तरह से सुनते हैं, कोई कहने की हद ही नहीं है। तो एक बार हम न्यूयॉर्क में बेटा था, तो मुझे बोलता है मम्मी आप मेरी ना धूप अगरबत्ती ख़त्म हो गई है, आप इंडियन स्टोर जा रहे हो तो मेरे लिए ले आना। तो हम जो इंडियन लेडीज़ हैं कोई लिस्ट विस्ट तो बनाती नहीं है, गए उठा के सामान ले आए, नहीं पूरा हुआ तो दोबारा चले गए। अब न्यूयॉर्क में तो पॉसिबल नहीं था ना कि दोबारा जा सकते। और मैं गई, बाकी अपना सामान ले आई, इसकी धूप अगरबत्ती मैं भूल गई। और मैं घर आई तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं क्यों भूल गई हूँ। और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो एक मेरे पाँव के साथ कुछ अटका, देखा तो एक धूप अगरबत्ती का पैकेट और साथ में एक आम। मैं बड़ी हैरान कि ये किस तरह से यहाँ पर आई है। तो पता चला कि बाद में मुझे पता चला कि उसका एक रूममेट है, वो उसकी मम्मी बंगाली थी, वो कहीं मंदिर से आई होगी। तो उसने बोला कि चलो मैं ये प्रसाद मैं फ्रिज में नहीं रखती, फ्रिज में रखूँगी तो मेरा बेटा खा लेगा, तो चलो मैं ये इनके रूम में ही खिसका देती हूँ। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें तो गुरुजी ऐसे सुनते हैं कि पूछो ही मत। गुरुजी ने सच में हमें बहुत ऐश करवाई है और कल्याण भी बहुत किया है। अब तो गुरुजी से कुछ मांगने की इच्छा ही खत्म हो गई है। सच में मैं तो कह रही हूँ कि बिल्कुल पता है कि हमने जो सोचा है वो उन्होंने हमारा पूरा कर देना है, तो मांगना किस लिए। संगत जी, सत्संग तो बस ये तो गुरुजी की कृपा है। बस मैं तीसरी बार सत्संग कर रही हूँ, और फेसबुक पर तो मैं ज़्यादा यूज़ करती नहीं हूँ, और पहली बार फेसबुक पे सत्संग कर रही हूँ। एक बार मीरा जौहर आंटी ने, मुझे याद आया 5 सितंबर था, टीचर्स डे था, उन्होंने वहाँ पे मुझे बोला था कि सत्संग करने के लिए। एक बार सैन फ्रांसिस्को में संदीप आंटी ने और आजात अंकल ने। गुरुजी महाराज कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। बस मैं तो ये कहूँगी कि अगर दुख का टाइम है तो अरदास करो, सुख वेले शुक्राना करो। बस इबादत कर, इबादत कर, इबादत नाल ही गल बनती है। किसी दी अज बनती है, किसी दी कल बनती है। आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होएगी, आप गुरुजी खुश रखेंगे। बाकी मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो इतनी हैं कि आपका कभी पेट भी नहीं भरेगा। हेलीकॉप्टर भी होगा तो आपको कुछ और चाहिए। बाकी हाँ, गुरुजी ने हमें सुख, शांति, चैन दे दिया है। 9 महीने, 1 साल हमारा किस तरह से बीत गया है गुरुजी के साथ। गुरुजी हमारे पार्टनर हैं, दुख सुख में पार्टनर हैं। हम तो कभी अकेले, हमने तो खाना खाया ही नहीं, गुरुजी के साथ लंगर प्रसाद ही किया है, और हम बिल्कुल भी नहीं महसूस हुआ कि हम अकेले हैं। बस गुरुजी आप हमारा साथ हमेशा देना, आपसे यही प्रार्थना करती रहती हूँ। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, अब हम इजाज़त चाहेंगे। बाकी और सत्संग फिर कभी मौका मिला तो ज़रूर शेयर करेंगे। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि बिन बोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया, कहे नानक गुरु बंधन काटे, विथरत आन मिलाया, गुरु जी तुमरी शरणी आया। शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना।